ये तो रोज बदल जाती है। नवाज के राज घराने के और जैसे जैसे शेर व शायरी का इसको मौका मिलेगा ये और खिलती जाएगी। अच्छा रहता है, उस दिन भी शेर अच्छा था। हाँ, क्लोजिंग शेर अच्छा था। कल चौधरी की जंग में भी अच्छा था। क्या था? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 किसी भी इंतजार हल्के में। के दावेदार का फैसला हम जनता खुद करती है। जनता के दिल की आवाज सुनते हैं और आवाज में भी राय जनता की ही होती है। दहियाज की राजधानी ये राइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल में हमारी खास पेशकश टिकट का हकदार। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और सूबे में आम से लेकर खास सभी लोगों पर चुनाव का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा है और तमाम तरह की सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। प्रदेश में एक्टिव सभी पार्टियां बेशुमार वायदों और दावों का पुलिंदा लेकर चुनावी जंग में जोर आजमाइश के लिए बेताब है। लेकिन अभी बाकी है सबसे जरूरी काम, अभी बाकी है परख उम्मीदवार की। और अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए सूबे में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम करेंगे परत दर परत विश्लेषण और गहरी से गहरी चर्चा। साथ ही अपने सर्वे के जरिए करेंगे खुलासा कि किस विधानसभा में कौन है जनता का सबसे चहेता टिकट का हकदार। और इस अहम जिम्मेवारी को अदा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आरफेड चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अजय झा साहब और प्रदीप सौरभ जी। आप दोनों राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और सभी गहरी चर्चाओं में लगातार हमारा साथ देंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुमताज। तो अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। करनाल की परिवर्तन रैली में गरजे कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी पर साधा निशाना। अगर उनके साथ धोखा हो तो जनता करे न्याय। भाजपा बीजेपी गठबंधन पर संशय बरकरार, अपनी अपनी पर अड़ी दोनों पार्टियां, लेकिन फैसला लेने में दोनों में से एक भी पहल करने को नहीं है तैयार। इनेलो में जारी है बगावत का दौर, जगह जगह नेता छोड़ रहे पार्टी। रानिया से कृष्ण कंबोज के बाद अब पेहोवा से बलबीर सिंह सैनी ने भी छोड़ा इनेलो का नाम। नीलोखेड़ी में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल का इनेलो पर प्रहार, कहा इनेलो में मची है भगदड़, पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, 4 दिनों की ट्रेनिंग के लिए सूबे के 25 अधिकारियों को बुलाया दिल्ली। ट्रेनिंग में डीएम, एसडीएम और आईजी रैंक के अधिकारी होंगे शामिल। और कुमारी सैलजा के घर पर शव मिलने के मामले में नया मोड़, नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप। 2 महीने से नहीं मिली थी सैलरी, मौत पर सस्पेंस बरकरार, जांच में जुटी पुलिस। तो हाजिर हैं हम अपनी खास पेशकश टिकट का हकदार लेकर एक नए विधानसभा हलके के साथ। आज हम टटोलेंगे
राई हल्के का मिजाज और अपने सर्वे के जरिए जानेंगे वहां की जनता की नब्ज। इसीलिए विनोद जी से सबसे पहले गुजारिश है मेरी कि राई हल्के का बैलेट बॉक्स खोलें और यहाँ के सबसे दमदार उम्मीदवार की खोज शुरू करें। बिल्कुल मुमताज, राई जो है वो दहिया की राजधानी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। दहिया गोत्र के जाट जो हैं सबसे ज़्यादा राई हल्के में हैं और इसीलिए सारी पार्टियां कोशिश करती है कि दहियाज को टिकट थमा दो, सीट अपनी है। जैसे इनेलो ने ये देख लीजिए, इंद्रजीत दहिया को टिकट दी है। पिछली दफा कांग्रेस के जयतीरथ दहिया जीते थे, अब इस बार उनके बेटे दावेदार हैं। जब तक काउंटिंग शुरू हो जाती है मुमताज, मैं जरा इस उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दूं। जी जरूर। इस दफा जयतीरथ खुद नहीं लड़ना चाहते, अगर पार्टी ने मजबूर नहीं किया तो वो अपने बेटे को लड़वाना चाहते हैं। उनका नाम है अर्जुन दहिया, उनको हमने शामिल किया है। इंद्रजीत दहिया को टिकट मिल चुकी है। टिकट का हकदार में देखेंगे कि इनेलो ने उनको ठीक टिकट दी है या गड़बड़ है। बीजेपी से कृष्णा गहलावत लगभग तयशुदा उम्मीदवार हैं, उनको शायद इसी शर्त पे लाया गया था। रोहतक सोनीपत संसदीय क्षेत्र से लड़ना चाहती थी। रमेश कौशिक भारी पड़े, टिकट ले आए, इसलिए कृष्णा गहलावत को टिकट नहीं मिला। उनको शांत किया गया था कि कोई बात नहीं, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, आपको राई से लड़वाएंगे। मोटे तौर पर लगता यही है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। ओम प्रकाश पहलवान हजका, अनंत दहिया कांग्रेस, रणबीर सिंह दहिया, उनको अब टिकट का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि लोकदल में हमने उनका नाम डाला है और इंद्रजीत दहिया वहां से अनाउंस हो चुके हैं। मोहनलाल बड़ौली, कमल का फूल, अर्जुन आंतिल लोकदल, रंजीत कौशिक ट्रैक्टर और सुनील चौहान कमल का फूल और विजेंद्र आतिल लोकदल, इन उम्मीदवारों को हमने शामिल किया है। अब तक 21 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे, टिकट का हकदार, मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद और सीटों पे कौन सी पार्टी आगे है हम अनाउंस कर चुके हैं। पिछले 2-3 दिन से हमने डिस्कशन में इस पॉइंट को नहीं लिया कि अब तक क्या हाल चाल है, तो मैं आज दोनों चीजें एक बार अपने सारे दर्शकों को रिमाइंडर्स करवाना चाहता हूं। तो पहले देखते हैं पॉपुलर मुख्यमंत्री। अब तक 2717 वोट यानी 21 सीटों का सैंपल 500 का 10,500 में से 2717 वोट यानी कोई 26% के आसपास वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पॉपुलर सीएम के रूप में मिल रहे हैं। इसकी वोट वैल्यू बनती है 7,77,762। 2885 वोट लगभग 1% के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आगे ओम प्रकाश चौटाला। 52,000 वोट आगे, आधा % आगे टोटल में। 8,29,919 वोट, 52,000 का अंतर। बीजेपी ने अभी तक किसी व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है और बीजेपी की तरफ से जो भी नाम लिए गए हैं वो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसलिए उनको अपने अपने हिसाब से लोग वोट दे रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 2,85,000 यानी 3 लाख टच करने वाले हैं। रामविलास शर्मा भी 1 लाख क्रॉस कर गए, 1,06,462 और कुलदीप बिश्नोई 1,70,080। बीजेपी की तमाम लताड़ के बावजूद कुलदीप बिश्नोई 1.25 लाख टच कर गए हैं। रामविलास से कम आगे हैं। अगर वो 2.5 साल वाली बात करें कि 2.5 साल वो तो 2.5 साल वो, इसको अगर मैंडेट माने तो 2.5 साल पहले कुलदीप बिश्नोई के आते हैं अगर जनता देती है तो। अब आते हैं पार्टियों का पॉपुलैरिटी का ग्राफ। 21 सीटों पे वोट वैल्यू के हिसाब से फिलहाल बीजेपी तीसरे नंबर पर अकेली। हजका के साथ अगर मिलके इसका जोड़ लगाते हैं तो बीजेपी हजका गठबंधन नंबर 1 और अगर बीजेपी अकेली लड़ती है तो नंबर 3 और कांग्रेस 8,29,047 के साथ नंबर 2। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी सिर्फ 9,000 वोट कांग्रेस से आगे, 8,38,777। अगर बीजेपी और हजका के बीच में समझौता नहीं होता, जिसके लिए कांग्रेस के लोग रोज सुबह मंदिर जाते हैं,
जल चढ़ाते हैं कि हे भगवान इसकी कब अनाउंसमेंट हो, ये टूट जाए। तो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी रहेगी। चौटाला के बिल्कुल आसपास है कांग्रेस, और अगर समझौता हो जाता है तो दोनों पिछड़ जाएंगे। हज का भाजपा नंबर 1 पे जाएगी और अच्छे मार्जिन के साथ जाएगी। इसको जोड़ भी ले तो 9 लाख बनता है, यानी चौटाला से 62,000 आ गए और कांग्रेस से 71,000 आ गए, और इनको 21 से भाग कर लो तो हर सीट पे फिर बीजेपी जो है वो 3,000 का, जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन 3,000 का एडवांटेज लेती है अलायंस होते ही। और अगर अलायंस नहीं होता तो 5-6 हजार का वोट का डिसएडवांटेज लेती है, 3 दूना 6 का डिसएडवांटेज लेती है। और मुख्यमंत्री के सर्वे में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एक चीज और बताइए। जी जी जी, बस एक छोटा सा मुख्यमंत्री का एक जो सवाल वाला है इसी में जरूरी है कि ये इसको सीट के टर्म में बता दिए कि दोनों ही स्थितियों में कितनी कितनी सीट किसको मिलेगी। ये ज्यादा देखो, ये बहुत ही इंस्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्यूरेट जवाब चलिए नहीं हो सकता, लेकिन एक मोटा मोटा अगर ये 21 सीटें हैं तो आप ये मान के चलो कि 10 से 11 INLD, 5 से 6 कांग्रेस और 4 से 5 बीजेपी अकेली अगर लड़ती है तो, मतलब इसको वोट की टर्म में, परसेंटेज की टर्म में, परसेंटेज की टर्म में अगर हम लेते कन्वर्ट करते हैं, जैसा अब तक सारे जितने भी सर्वे हैं वो परसेंटेज के हिसाब से सीटें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक चैनल ने परसेंटेज की टर्म में निकाला कि बीजेपी हजका को 34 मिलता है, तो 34 के हिसाब से तो 40 से सीटें ऊपर जाती हैं। लेकिन जब बीजेपी हजका अलग अलग हो जाते हैं तो बीजेपी कांग्रेस और लोकदल से नीचे आ जाती है। हमारे सर्वे में हमने इनको अलग अलग सर्वे करवाया, हमने हज का बीजेपी का इकट्ठा नहीं किया। उस हिसाब से बीजेपी अभी कांग्रेस से पीछे है, लेकिन इसको अगर हजका के साथ जोड़ देते हैं तो चौटाला और कांग्रेस दोनों से आगे। तब क्या सीट होगी? तब बीजेपी 10-11 और बाकी 10 में ओम प्रकाश, और कांग्रेस और इंडिपेंडेंट सारे 21 के हिसाब से, जो भी हो, मतलब फिर वो सिंगल लार्जेस्ट हो जाती है 21 में, अकेली मेजोरिटी की। लेकिन एक बात ये और नहीं समझ आ रही कि मात्र लगभग 60,000 वोटों के डिफरेंस में INLD और कांग्रेस, एक को आप 10 से 11 दे रहे हैं और एक को 5 से 6। विधानसभा सीटों में 2,000 वोट का अंतर सीट को बदल देता है। लोकसभा में यही 2,000 के अंतर से फर्क नहीं पड़ता। आपको एक लोकसभा क्षेत्र में एक जगह से आप 10 पे हार गए, दूसरे पे 12,000 पे जीत गए, अल्टीमेट 9 के रिजल्ट के बाद ही एक सीट आती है। लेकिन विधानसभा में 2,000 का वोट उल्टा पुल्टा लगा देता है। अगर हर सीट पे बीजेपी को एडवांटेज मिल रहा है कुलदीप के साथ 3,000 वोट ज्यादा जाने का, टूटने पे 3 दूना 6 का डिसएडवांटेज हो गया ना, 6 में तो उलट फेर हो जाती है। आप पिछले चुनाव के नतीजे देखो, हरियाणा में 15 सीटें ऐसी थी जो 30% से कम वोट लेने वाले उम्मीदवार जीते थे, 30 से लेके और लास्ट 17.5 तक, 18 तक सोना, और उसमें से 5 से 6 सीटें ऐसी थी जो 2,000 से कम मार्जिन में हार जीत हुई थी। सोना 800, मंडी अटेली 814, है ना, 5 से 6 सीटें ऐसी थी जो 2,000 से कम थी। तो 2,000 विधानसभा में तो 2 से 3,000 वोट बहुत उल्टा पुल्टी कर देते हैं। और कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे जहाँ पंचायत की तरह चुनाव होता है, सरपंची के चुनाव की तरह चुनाव होता है। एक एक गांव में एक पार्टी, 50 गांव में लगातार मुकाबला हो रहा है और 1-10 गांव अच्छे आ गए, उसी में विधानसभा का फैसला हो गया। तो विधानसभा का ये एक मुख्यमंत्री का, अगर आप 1 मिनट के लिए और बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका फेवरेट है, नोटा। कोई नहीं चाह रहा। टॉप पे 8,29,919 ओम प्रकाश चौटाला ले रहे हैं, और इसको देसी सी भाषा में बोलूं तो 8.25 लाख भूपेंद्र हुड्डा ले रहे हैं। लेकिन 8.25 लाख वोट ऐसे हैं अदर्स और नोटा मिला के जो कहते हैं कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री पसंद नहीं। इसका मतलब लोगों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इनकी परफॉर्मेंस से, वो बहुत अच्छा नहीं है। 10 साल की परफॉर्मेंस हुड्डा साहब की देखिए लोगों ने, ओम प्रकाश चौटाला जी की भी देखिए। 8.25 लाख लोग कह रहे हैं कि जी इनमें से कोई मुख्यमंत्री पसंद नहीं, कोई और चाहिए। जब तक मतगणना जारी है, हमारे पास आज बहुत मोटी मोटी खबरें हैं। गणेशी लाल ने कहा इनेलो में मचा है हड़कंप और सब बीजेपी के संपर्क में, इसका क्या हशर होगा ये अपने मेहमानों से पूछेंगे। और आज करनाल में कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर मेरे साथ अन्याय हो तो न्याय जनता करे। कुल मिला के उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी किसी भी वक्त मुझे दुलत्ती मार सकती है, चोट लगे तो आप बचा लेना। देखते हैं जनता उनको बचाती है या नहीं। फिलहाल गणेशी लाल पे चलते हैं मुमताज। जी विनोद जी, गणेशी लाल पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने राई हल्के पर ये सर्वे आज खोला है, राई के नतीजे हम बताएंगे। तो इससे पहले कि हम ये सीट के नतीजे राउंड दर राउंड अपने दर्शकों को बताएं, थोड़ा सा राई हल्के के बारे में अपने दर्शकों को हम बता देते हैं
क्योंकि आज हम राय के तमाम सियासी हालात पर जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, वहां के मौजूदा हालात और सियासी समीकरण को देखते हुए क्या हो सकती है आने वाली संभावनाएं। लेकिन एक नजर पहले डाल लेते हैं राय के अभी तक के इतिहास और भूगोल पर। रियलिटी और अकादमिक क्षेत्र में हरियाणा के नक्शे में अपनी तेजी से पहचान बना रहे राय में भूमि अधिग्रहण का सवाल यहाँ के किसानों में बार बार गूंजता है। राय की खेती योग्य जमीन रियल एस्टेट की भेंट चढ़ती जा रही है। राय की नई पहचान में किसानों की आत्मा दफन है। दिल्ली की सीमा से सटा राय सोनीगंज जिले के अंतर्गत आता है। दिल्ली की सीमा को पार करते ही राय का वैभव दिखने लगता है। राय ने उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा और खेल कूद के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है। राय का मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्कूल है और इस स्कूल ने पूरे देश को बहुत से खिलाड़ी दिए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई द्वारा स्थापित खेल केंद्र इस हलके की अन्य बड़ी पहचान है। इस केंद्र से निकले खिलाड़ियों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। निर्माणाधीन राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आने वाले समय में इसे एजुकेशन सिटी में तब्दील कर देगी। राय के अंदर आने वाले मुरथल इलाके के ढाबों का स्वाद दिल्ली वालों को हरियाणा खींच लाता है। राय विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,49,827 है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,835 है और महिला मतदाताओं की संख्या 65,992 है। साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लोगों ने जीत दिलाई, पर वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस हलके से बढ़त बनाई थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में राय विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपना विधायक किस पार्टी से चुनेंगे, ये देखना बाकी है। पार्टी का विधायक चुनेंगे या आजाद उम्मीदवार, ये सवाल भी अभी जवाब के इंतजार में खड़ा है। तो ये था राय हलके का इतिहास और भूगोल अभी तक, और अब अपनी खास और अहम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद जी, शुरुआत करें चर्चा की। जी, मेरा सवाल ये था कि गणेशी लाल ने आज कहा कि इनेलो में भगदड़ मच गई है और सारे नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कायदे से रामविलास को बोलना चाहिए था। रामविलास आईएनएलडी के खिलाफ बोलने से बचते हैं और गणेशी लाल खुल के बोले हैं। एक तो उनके बोलने का अंदाज, दूसरा क्या बीजेपी इनेलो, कांग्रेस और हजका से मची हुई भगदड़ को हजम कर पाएगी, सबको टिकटें दे पाएगी, या वापस जब बीजेपी की टिकटें डिक्लेयर होंगी तो वापस रिवर्स भगदड़ मचेगी? देखिए, इसमें 3-4 सवाल एक साथ हो गए। हो गए विनोद जी। तो सबसे पहले मैं इस विषय पे आऊंगा कि गणेशी लाल ने इतना तीखा हमला क्यों किया और रामविलास शर्मा बचते क्यों हैं, ये आपका मुख्य प्रश्न है इस पहले सवाल का। कि रामविलास शर्मा अपने को प्रदेश का सबसे बड़ा नेता समझते हैं जी, और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। गणेशी लाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो वो रामविलास शर्मा इसलिए बचते हैं आईएनएलडी पर और सीधे ओम प्रकाश चौटाला पर हमला करने से, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन की कहानी क्या होने वाली है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए उस दिन भी आप देखिए, अभी 2-3 दिन पहले एक बात और बता देता हूँ, रामविलास के हलके में महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के साथ रामविलास की कड़ी टक्कर है और कांग्रेस की वो पहली सीट है जहाँ पे कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि ये सीट कांग्रेस हार रही है। वहाँ के लोगों से भी बात करो तो बोला भी कड़ा मुकाबला है राव दान सिंह और इंद्रजीत में, सॉरी अपना रामविलास में, और जातिगत समीकरण भी उनके खिलाफ वहाँ बैठता है। 12 गांव जाटों के हैं जो या तो दीपेंद्र हुड्डा के काबू आते हैं या ओम प्रकाश चौटाला के काबू आते हैं। अगर वो 12 गांव ओम प्रकाश चौटाला रामविलास के खिलाफ घुमा देते हैं तो रामविलास के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बचते। विनोद जी वही कहा था ये अपने ओम प्रकाश चौटाला जी ने वेदांता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले अपनी सीट तो जीत ले, रामविलास पहले अपनी सीट तो जीत ले, धमका भी दिया था। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता तो उन्होंने बोला था पहले अपनी सीट तो जीत ले फिर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे। तो उस पे हमने कहा था कि जी क्या जरूरत है चौधरी साहब, जी कल को इनसे रिश्ता गांठना पड़ सकता है, पर चौधरी तो चौधरी है ना, वो किसी को माफ तो करता नहीं। चलिए आप कुछ कह रहे थे। तो दूसरी बात ये है, इस आपका अगला सवाल है
कि इतना हमलावर क्यों। तो गणेशी लाल तो आप जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के आसपास रहने वाले लोग हैं। शुरू में भी थोड़ा थोड़ा बोलते थे, लेकिन अब उनको जब लग रहा है कि सरकार अपनी है, केंद्र में यहाँ बन सकती है, तो ऐसे में वो थोड़ा और हमलावर हो गए हैं। अगली बात यह है कि गणेशी लाल की आज के पूरे बयान को आप ध्यान से देखें। मैंने पूरे बयान को पढ़ा है, उसमें बयान में ये भी कहा गया है कि जो लोग ये कुलदीप बिश्नोई को लेकर कि जो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं और इस कांग्रेस छोड़ के इधर आ जाते हैं, उनके बारे में बहुत ऊंच नीच कहा गया है। तो मेरा प्रश्न आज ये भी है कि गणेशी लाल जी, अगर आप धर्म की बात करते हैं, दल बदल की बात करते हैं, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कौन सा हनीमून मनाया जा रहा है, या वो कौन सी प्रतीक्षा की जा रही है कि जब सब दल के लोग अपने टिकट बांट लें, उसमें से दमदार और कद्दावर जो हो दिखें, जो थोड़ा सा माल ठीक ठाक हो, उसको आप अपना टिकट बनाएं। अगर आप इतना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पहले भी मैंने अपने कई शो में कहा है कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा गंगा जल है कि जो किसी भी पार्टी का भ्रष्ट व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो तो उसी दिन गंगा नहा लेता है, वो तो ईमानदार हो जाता है, और जो बीजेपी से बाहर है वो दल बदलू है। कौन सा ऐसा गंगा जल है? देखिए, ये वैसी ही बात हुई कि कल तक आप बीजेपी से बाहर हैं तो बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, आप बीजेपी में चले जाते हैं तो आप रातों रात सेकुलर बन जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि सॉरी, हाँ, सेकुलर से कम्युनल हो जाते हैं। जगदम्बिका पाल पूरे 5 साल प्रवक्ता के तौर पर भाजपा की ऐसी तैसी करते रहे, सांप्रदायिकता के सवाल को उठाते रहे, और रातों रात वो क्या कहते हैं कि सेकुलर से कम्युनल पाल जो है वो हरियाणा की भूमि से करीब करीब 1000 किलोमीटर दूर गुरु जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। आपने गणेशी लाल पे आते हैं। हाँ, इस प्रोग्राम में आपने पहले ही कहा था बीजेपी बिल्कुल उसकी तरह है जो लोन वसूल करने आते हैं बाहर, जीप, हाँ, बाहर वारंट जीप खड़ी कर रखी है, तो वही लगता है जीप के ड्राइवर गणेशी लाल है, लेके बैठे हुए जिसको आना है सवार हो लो। वारंट अफसर की तरह वो शटल चल रही है बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए, शटल चल रही है वहां से कि आओ जी बैठो, आओ जी बैठो। चलिए अभी और चर्चा करेंगे इसी पे। एक मेरे पास राउंड आ गया है, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं उस राउंड को अनाउंस कर दूं। अर्जुन दहिया कांग्रेस के 13 वोट 3120, अनंत दहिया कांग्रेस के 9 वोट 2160, इंद्रजीत दहिया लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल 18 वोट 4320, रणबीर सिंह दहिया INLD 2 480, अर्जुन अंतिल INLD 2 वोट, विजेंदर अंतिल INLD 5 वोट, कृष्णा गहलावत बीजेपी सबसे ज्यादा 29 वोट 6960, सुनील सिंह चौहान बीजेपी 3 वोट 720, मोहनलाल बीजेपी 10 वोट 2400, ओम प्रकाश पहलवान हज का 1 वोट और रंजीत खुशी हज का 2 वोट, अदर्स को 6 वोट, वैल्यू 1440। पहला राउंड हमारे पास आ गया है। पहले राउंड से अंदाजा नहीं लग सकता। फिलहाल हम वहीं चलेंगे जहां खड़े थे, करनाल में कुलदीप बिश्नोई और बगल वाली सीट पे गणेशी लाल, जहां गणेशी लाल ने कहा कि लोग धर्म बदल देते हैं, पहले धर्म बदल देते हैं, मतलब उनका इशारा गठबंधन की तरफ था। जी जी जी। और मतलब कुलदीप को वो धमका रहे थे दल बदल को लेकर, धर्म का हवाला दे रहे थे, और वो भी इतने नजदीक दे रहे थे जहाँ जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। जी जी। तो इतने नजदीक भी धर्म का अगर आप बात करते हो तो ना वो कुरुक्षेत्र बन पा रहा था ना धर्म क्षेत्र बन पा रहा था, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जो आपके यहाँ रातों रात भाजपाई बने हैं। आप धर्म बनाइए या कर्म बनाइए, एक बात तय है कि कांग्रेस सुबह रोज धार्मिक क्रिया करती है। जो गुरुद्वारे को मानते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं, और जो मस्जिद को मानते हैं वो मस्जिद में जाते हैं। एक ही डिमांड होती है ईश्वर से, भाजपा हजका को अलग कर दे, और ये खुद शायद वो डिमांड पूरी करने के लिए भाजपा के जो नेता हैं जी, वो ये समझ नहीं पा रहे इस चीज को, जो बार बार हर एक सर्वे में कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हर एक जगह से यही इंडिकेशन है, आप साथ रहेंगे तभी आपकी जीतने की सूरत बन रही है। लेकिन अजय जी आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो सर्वे जो अभी कल या परसों आपने कहा था कि जरा टाइमिंग देखिए कि आज अमित शाह ये बोल रहे हैं और सर्वे कल आया है, तो वो जो गठबंधन को लेकर जो आया है, भाजपा को देखो 2 चीजें लगती है मुझे। आपने मेरे से ही सवाल किया। जी हाँ, बिल्कुल।
एक तो उनको अति उत्साह है, वो ये मान के बैठे हैं कि कांग्रेस तो जा रही है, लोगों का मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ तो जाना ही है, केवल आना बाकी है। तो हम अपने केंद्र की ताकत, प्रचार तंत्र और सारे असले अमले से हम वो आने वाला सामान पूरा अपनी तरफ ले आएंगे। दूसरा, भाजपा को ये लगता है कि कांग्रेस से, इनेलो से इतने लोग शिफ्ट होके आ रहे हैं, अगर लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो वो सोच के ही आ रहे हैं ना कि बीजेपी की हवा है, ये उत्साह है। तीसरा, उनको लगता है कि आखिरी मोमेंट पे आखिर कुलदीप जाएंगे कहां। उनको लगता है कि कुलदीप जो है 2-4 दिन डरा लो, 90 सीटों की बात कर लो, जब कैंडिडेट छांटने की बात आएगी तो कुलदीप जो है वो सरेंडर कर जाएंगे। उनको 3 चीजें लगती हैं, और जब कुलदीप, मान लो ऐसा भाजपा का सपना पूरा होता है और कुलदीप सरेंडर करने की नौबत पे आते हैं, तो सरेंडर की कॉस्ट भाजपा उनको बहुत ज्यादा देने वाली नहीं है। 18 से 25 वो सीटें जहां कुलदीप को चौटाला के खिलाफ सींग लड़ाने पड़ेंगे, वो देंगे उनको। उसमें भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास भी 90 कैंडिडेट नहीं है। तो वो कुलदीप को अगर लूटेगी तो मुफ्त में लूटेगी, बिना पैसे दिए लूटेगी। नहीं, देखिए 2 चीजें और चल रही हैं विनोद जी इस मामले में। एक, कुलदीप की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से भी विंग बढ़ा रही है, और बहुजन समाजवादी पार्टी का हजका के साथ गठबंधन होने से बीएसपी को ना तो उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है ना और कहीं हो रहा है जी। बीएसपी गेन कर सकती है यहाँ पर, जिस तरीके से बीजेपी हजका के वोट्स को मिलाकर गेन करती है, और दोनों को बीएसपी भी नॉन जाट रिप्रेजेंट करती है और हजका भी, तो समहाउ एक समान धर्मा क्या कहते हैं कि राजनीति। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो मायावती ने खुलकर कहा था, साफ कहा था कि हमको गठबंधन में विश्वास नहीं है, क्योंकि हम अपने वोट बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी पार्टी को, दूसरे पार्टी का वोट बैंक हम पे ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए, तो वही चीज यहाँ भी लागू हो सकता है। अजय जी एक चीज और इसमें कि ये तो आप बहुत पुराना बयान मायावती का बता रहे हैं, लेकिन जो ताजा 2011 का बयान है उस पर क्यों नहीं चाहिए? राजनीति में रात को कौन क्या कहता है, सुबह क्या कहता है, सब अलग होता है। ये लिखित समझौता है 2011 का बीजेपी एचजेसी का, तो राजनीति में कब क्या लाभ होगा, जैसे मैंने कहा ना कि ये समान धर्मा है, यहाँ पर कोई उसको कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी। देखिए अजय जी, मैं आपको हरियाणा के बारे में बता दूं कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में हजका का और बसपा का समझौता हुआ था। लास्ट मिनट में कुलदीप कूद के, जब इनेलो भाजपा अलग हो गई तो कुलदीप कूद के बसपा का समझौता तोड़ दिया और इनेलो के साथ अपना भाजपा की तरफ चले गए। भाजपा ने लास्ट मोमेंट तक लटकाए रखा, वो समझौता सिरे चढ़ा नहीं। चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए और कहते हैं उसमें फिक्सिंग हुई थी। ये बात आम है पब्लिक में, और बीजेपी क्या आरएसएस का काडर कहता है कि जी उस वक्त हमारा समझौता तोड़वाने में मैच फिक्सिंग थी, कांग्रेस ने वो मैच फिक्सिंग की और हमारे नेताओं के मार्फत की। और कौन प्रभारी था जरा ये भी बता दीजिए। चलिए वो तो मैं अब नाम भी नहीं लूंगा, याद भी नहीं है, अगर याद होगा तो मैं नाम भी नहीं लूंगा, मुझे तो याद, लेकिन फिक्सिंग की खुशबू को या स्मेल टिकट बांटने में भी गड़बड़ी हुई थी उस समय। जब तक आप आंखों से नहीं देखो तो पर्सनल आरोप ठीक नहीं, पर्सनल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्रदीप जी हमारी चर्चा लगातार जारी है, नतीजों का भी इंतजार जारी है लगातार। राई हल्के के लोग जानना चाहते होंगे अगले राउंड के क्या नतीजे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, फौरन लौट रहे हैं इसे खास पेशकश के साथ। ये बात कका न्यू क्यों करे, क्यों भाग रहा है? काले यार से पकड़ के ले जाएंगे मने, पकड़ के ले जाएंगे? न्यू क्यों कर पकड़ के ले जाएंगे? तूने क्या मैं कसूर कर रखा से? रमना कर्जा ले रखा था, वो भी बन ना पाया। ओहो कका, वो वक्त गया जब सरकारी कर्जा ना भरने पर हथकड़ी लाकर पकड़ के ले जाया करते और बेइज्जती कराया करते। इस सरकार ने इसी बढ़िया स्कीम चलाई है, जब मजबूरी के कारण कोई किसान सहकारी कर्जा टाइम पे ना देन पावे तो हथकड़ी नहीं लगेगी, और यह प्रथा खत्म करके हमारा किसाना का सम्मान करया से और इज्जत रखी से। फिर ये क्या करना है से भाई? अरे ताऊ जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अब की बार जो अपना कर्जा एक मुश्त में भर देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। शुक्र से भाई जो तने यह बात बता दी, और शुक्र से सरकार का
जिसने हमारी है चिंता मिटा दी। ठीक है। और भाई जी सरकार ने हमारी मजबूरी समझी है, उसकी बात समझ के न हम अपना फर्ज निभावांगे और अपना कर्जा जरूर चुकावांगे। मेरा बार बार सर्वे करने का मकसद है राजनीति में नए लोगों को आगे लाना, ऐसे लोगों को आगे लाना जो अपनी चौधर की राजनीति नहीं करें बल्कि जनता की चौधर के लिए राजनीति करें। देश की खातिर अन्न उपजाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं, सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, नेक नियत से किया विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा का, सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान, मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई, सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ, पदक लाओ पद पाओ की नीति, बड़े खिलाड़ियों के नाम यहाँ, ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा। खोज इंडिया का एक्सक्लूसिव सर्वे, सफीदो, बड़ौदा और जुलाना सीट का फैसला, मंगलवार सफीदो, बुधवार बड़ौदा, वीरवार जुलाना। देखिए शाम 7 बजे टिकट का हकदार। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और इससे पहले कि अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और अगले राउंड्स के नतीजे आपको बताएं, आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। करनाल की परिवर्तन रैली में गरजे कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी पर साधा निशाना, अगर उनके साथ धोखा हुआ तो जनता करे न्याय। भाजपा बीजेपी गठबंधन पर संशय बरकरार, अपनी अपनी पर अड़ी दोनों पार्टियां, लेकिन फैसला लेने में दोनों में से एक भी पहल करने को नहीं तैयार। इनेलो में जारी है बगावत का दौर, जगह जगह नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। रानिया से कृष्ण कंबोज के बाद अब पिहोवा से बलबीर सिंह सैनी ने भी छोड़ा इनेलो का दामन। नीलोखेड़ी में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल का इनेलो पर प्रहार, कहा इनेलो में मची है भगदड़, पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, 4 दिनों की ट्रेनिंग के लिए सूबे के 25 अधिकारियों को बुलाया दिल्ली। ट्रेनिंग में डीएम, एसडीएम और आईजी रैंक के अधिकारी होंगे शामिल। और कुमारी सैलजा के घर पर शव मिलने के मामले में नया मोड़, नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप, 2 महीने से नहीं मिली थी सैलरी, मौत पर सस्पेंस बरकरार।
जांच पे जुटी पुलिस। और हमारी चर्चा आगे बढ़े, आइए जानते हैं उससे पहले कौन है मुख्यमंत्री बनने के लिए हरियाणा की जनता की पसंद। लेकिन ये पसंद अभी 21 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से है, आगे सब बदल भी सकता है और हर बार इस प्रोग्राम की कड़ी में ये विधानसभा सीटें बढ़ती जाएंगी। आइए जानें अभी तक कौन है पसंदीदा मुख्यमंत्री। कौन होगा हरियाणा का सरताज, किसे चाहती है सूबे की जनता। खोज इंडिया के सर्वे में सीएम उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड। खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल अब तक 21 सीटों पर सर्वे कर चुका है और जनता से उसके पसंदीदा मुख्यमंत्री के दावेदार के बारे में राय भी ले चुका है। अब तक के नतीजों के हिसाब से सीएम उम्मीदवार के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली जाए तो हमारे सर्वे के अनुसार मौजूदा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। 21 सीटों की बात करें तो चौटाला सीएम से आगे हैं। ओम प्रकाश चौटाला 8,29,919 वोटों के साथ पहले स्थान पर बरकरार हैं, जबकि सीएम हुड्डा 7,77,762 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद बात करें राव इंद्रजीत की तो वो 2,85,474 वोटों के साथ अभी भी तीसरे नंबर पर अटके हुए हैं और 1,70,080 वोटों के साथ कुलदीप बिश्नोई चौथे नंबर पर बने हुए हैं। बात अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की करें तो वो 1,06,462 वोटों के साथ पांचवें यानी आखिरी पायदान से हिलने का नाम नहीं ले रहे। सर्वे टीम खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल। तो ये था हमने आपको जो रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि अभी तक 21 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से कौन है मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता की पसंद। विनोद जी आपका रुख करेंगे यहाँ पर, अगले राउंड के नतीजे आपके पास हैं और कुछ अहम मुद्दे भी बाकी हैं। सेकंड राउंड भी है और अजय जी का एक सवाल भी बाकी है, उसके लिए हम चलेंगे प्रदीप जी के पास कि हज का बसपा, समस्त भारतीय पार्टी और विनोद शर्मा जी की पार्टी क्या मिलके चौथा मोर्चा बना सकती हैं? देखिए, हम इसमें एक चीज है विनोद जी जो मैं देख पा रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई का जो जीन्स है, डीएनए है, वो कांग्रेसी डीएनए है। बीएसपी का ऑफर उनका खुला हुआ है और ये गठबंधन हो चुका था पिछली बार। जो डीएनए का मतलब कांग्रेसी कल्चर के व्यक्ति हैं, आप यही कहोगे ना? इसी से बीजेपी भी डरती है नहीं कि अगर बहुत सारी सीटें जीत गए तो कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट ना बनवा दे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए कांग्रेस में भी रास्ता खुला है और इसके लिए जो जानकारी है कि धर्मपाल मलिक इसके लिए एक तार अपने उन्होंने वहां से जोड़ रखे हैं कि अगर राजनीति में एक रिवेंज भी एक बड़ी चीज होती है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली स्थिति। देखिए, पिछली बार का जो मुझे पता है, आपने कुलदीप की बात शुरू की और मैंने इसी चैनल पे थोड़े दिन पहले ये भी कहा कि अगर चौटाला को 35 सीटें आती है और कुलदीप को 10 सीटें आती हैं, चौटाला पहले व्यक्ति होंगे जो ये कहेंगे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को रोकने के लिए कुलदीप ही सही है। पिछली दफा भी ओम प्रकाश चौटाला को 32 सीटें और कुलदीप बिश्नोई को 6 सीटें आई थी। ओम प्रकाश चौटाला ने तब भी कुलदीप से संपर्क किया था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, आप हमारे साथ आ गए। कुलदीप के साथ दिक्कत क्या हुई, अगर वो जैसे ही जीते थे बाहर आते ही कह देते कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट लेके आए, गैर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी के पास भी स्कोप होता वेट करने का और इंडिपेंडेंट नहीं भागते 6 के 6 जो भागे थे। कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या हुआ कि वो कांग्रेस के साथ भी नेगोशिएट करते रहे और इधर उधर भी घूमते रहे, उनका माइंड क्लियर नहीं था। अदरवाइज पिछली दफा भी चिड़िया चुग गई खेत, पिछली दफा भी गैर गौर कुलदीप बिश्नोई अहमद पटेल से नेगोशिएट करते रहे और हुड्डा जो है वो नीचे से सारा सामान जो है उठा के ले गए। तो कुलदीप बिश्नोई कंफ्यूजन में जरूर रहते हैं। फिलहाल बीएसपी की बात हो रही थी, चौथे मोर्चे की बात हो रही थी। नहीं, चौथा मोर्चा देखिए मुझे लगता है ये जो दूसरी मोर्चे की पार्टी आपने गिनाई है इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई फेस वैल्यू तो है ना? नहीं, फेस वैल्यू है, वो अपनी अपनी सीटें जीत लें, ये अपने में महत्वपूर्ण होगा। मैं कहता हूं एक भी सीट ना जीते, एक मैसेज तो जाता है ना, सारे इकट्ठे कर लिए, 4 पार्टियां इकट्ठी कर ली। नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर मुझे 2 ही बातें समझ आती हैं कि कोई मोर्चा बने, गठबंधन बने, तो ये गठबंधन में क्या बुराई है कि हज का बीएसपी कांग्रेस
और मान लीजिए कि बीएसपी को कांग्रेस से दिक्कत है, तो कहाँ के टांके कहाँ लगा रहे हैं? बहुत आप भी टांके लगा रहे हो ना। ऐसे बहुत छोटी पार्टियां, बहुत छोटी पार्टी होता है। अपना दल आप यूपी में बोले कि रामविलास पासवान की बात बोले, जब तक बड़ी पार्टी से आप नहीं जुड़ते आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो छोटी छोटी पार्टी आपस में मिलकर बड़ी पार्टी नहीं बन जाती। लेकिन हजका तो हरियाणा में बड़ी पार्टी है ना। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हजका के साथ बाकी छोटी आएगी तो अब देखिए, अब जैसे गोपाल कांडा की लोकसभा आएगी, विधानसभा में 6, लोकसभा में 0, अभी बड़ी पार्टी कैसे हम इसको मान लें? नहीं। चलिए एक सवाल आज और भी है विनोद जी, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। राविंदर सिंह ने बयान दिया है अभी ये खबर हमारे पास कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो हो, लेकिन सीएम बनने का सपना ना देखें। चलिए, बड़ा मस्त बयान है, इस पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे पास दूसरा राउंड, अर्जुन दहिया आईएनसी 15 वोट, 3600 वोट वैल्यू, यहाँ की वोट वैल्यू 240 है। अनंत दहिया आईएनसी 5, 1200, रणबीर सिंह दहिया आईएनएलडी 3, 720, अर्जुन अंतिल 3, 720, विजेंदर अंतिल आईएनएलडी 4, 960 और कृष्णा गहलावत का शेयर मार्केट काफी ऊंचा चल रहा है, जैसे उनकी कंपनियों का ऊंचा चलता है। 22 वोट 5280, सुनील सिंह चौहान बीजेपी 1 और मोहन लाल बारूली बीजेपी 17, 4080, ओम प्रकाश पहलवान 3, 720 और रंजीत खुशी हरियाणा जनहित कांग्रेस 5 और अदर्स को 7। का नाम सही बोल दिए, कौशिक है, ये खुशी नहीं है। कौशिक इन्होंने लिखा ऐसे हुआ है, काट के लिखा हुआ है कौशिक। सॉरी रंजीत कौशिक, मैं मोटा मोटा लिख लेता हूँ, रंजीत कौशिक। वो चूंकि छोटी शीट है ना उनके पास, इसलिए वो टाइपिंग में ना कंप्यूटर से अलग अलग 2 भागों में ब्रेक किया हुआ है, इसलिए मुझे खुशी नजर आता है और के नजर नहीं आता। तो रंजीत कौशिक प्लीज, थैंक यू जी। 2 राउंड मुमताज जी। बिल्कुल, इंद्रजीत सिंह ने कहा, हाँ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वीरेंद्र सिंह ने जो सीएम बनने का सपना देखा था वो राजीव गांधी के वक्त से देखा था, और गठबंधन पर राविंदर ने ये कहा है कि पुरानी शर्तों पर गठबंधन जारी रहना मुमकिन नहीं है। वीरेंद्र सिंह को एडवांस में चेतावनी क्यों? और क्या रंजीत सिंह का अपना इंद्रजीत सिंह का ये अपना व्यू है या बीजेपी की तरफ से ड्राइव होके आया? आप बीजेपी को ज्यादा समझते हैं। नहीं, जानते तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्या राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने ऑथराइज कर दिया है कि पार्टी के बिहाफ पर वो बोले और इतना बड़ा स्टेटमेंट दे? इसलिए मुझे डाउट है कि ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद लग रहा है मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बन सका, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो मैं नहीं बनूं तो ये क्यों बने, तो मैं नहीं बनूं तो इनका भी पहले रास्ता साफ कर दो। मेरा व्यू आपसे अलग है कि इंद्रजीत सिंह ने बिना बीजेपी से पूछे ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, मैं उस पर आऊंगा। आपकी क्या राय है? मैं राय दे रहा था कि वो आपकी भाषा में कि बीजेपी क्या क्या करती, कैसे करती है, पहले कोट उतारती है, फिर शर्ट उतारती है, फिर बनियान उतारती है, और जरूरत पड़े तो पतलून भी उतार हाँ, नहीं सॉरी, इस मामले में मैंने कुछ और कहा हुआ है। मैंने कहा था पहले जब बीजेपी ने किसी को ल्योर करना होता है तो गुड़ खिलाती है, जैसे वो आधे रास्ते पार कर लेता है, मतलब पीछे जाने की पोजीशन में नहीं होता, अब आगे आना ही पड़ेगा, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा गुड़ में नमक मिलाना शुरू कर देती है। जैसे अब इस बयान के बाद आज जो भी कहा है, मैं बताता हूँ, अब वीरेंद्र सिंह के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो पूरे हरियाणा में पोस्टर लगा चुके अमित शाह के और मोदी जगह जगह रैलियां कर चुके। कल गुड़गांव में कह के गए कि जी मेरे बिना, वो इंद्रजीत का बयान भी इसीलिए आया, कल वो गुड़गांव में वीरेंद्र आए और उन्होंने कहा कि मेरे बिना 60 सीटों पे इफेक्ट डालता हूं, किसी भी पार्टी में रहूं मैं 60 सीटों पे इफेक्ट डालता हूं। गुड़गांव में इंद्रजीत की धरती में आके आप 60 सीटों की बात करोगे तो जवाब तो फिर ऐसा ही मिलेगा ना। तो अब उनको बीजेपी के इशारे पे उनका मूड ठीक करने की कोशिश शुरू हो गई है कि आप मुख्यमंत्री पद का सपना नहीं देखें। लेकिन सपना नहीं, जो मुझे लगता है कि उनकी जो एंट्री हुई है ये पहले से करार हो गया कि आप सीएम के दावेदार नहीं, केंद्र में आपके लिए जुगाड़ किया नहीं, बीजेपी बिल्कुल नहीं कहेगी, क्योंकि अगर बीजेपी कहती है तो जाट वोट के रूप में जो चौटाला को वो नुकसान करना चाहती है वो नहीं कर पाती, तो बिना प्रोजेक्शन के भी नहीं होगा। विनोद जी, बीजेपी अपने कार्ड ओपन रखेगी। अब वीरेंद्र सिंह से जवाब आएगा, आप मैं बता रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह की तरफ से कोई जवाब जरूर आएगा, लेकिन ये तय है कि अब वीरेंद्र सिंह का वापस जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज एक बात कही है उन्होंने, आज बड़ी दिलचस्प बात कही है, शायद इस बयान के संदर्भ में उन्होंने कही है कि अभी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है।
और उन्होंने ये भी कहा हाँ, कि ये भी एक दिलचस्प, हाँ, ये पोस्टर मैंने नहीं, कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। अब हाँ। कार्यकर्ता बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हाँ। लेकिन ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए और अभी हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। चलिए, दो नाव पर पैर रख के नहीं सवारी नहीं कर रहे हैं नहीं, वो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें एक बात की एक और विश्वासघात के लिए तैयार होना चाहिए हरियाणा की एक जनता को। कल्पना हमें कर लेनी चाहिए कि वीरेंद्र सिंह को बीजेपी से कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट मिल नहीं रहा है और कमिटमेंट देने से बीजेपी कतरा रही है। इस पे भी कल चर्चा करेंगे, अंदर से खबर निकाल के लाएंगे, कल चर्चा करेंगे कि अगला विश्वासघात होना है या नहीं होना है। फिलहाल मेरे पास तीसरा राउंड। जी, अर्जुन दहिया कांग्रेस 15 वोट 3600, अनंत दहिया 1 वोट 240, इंद्रजीत दहिया लोकदल 18 का अंक शायद बहुत अच्छा है इनके लिए, बार बार 18 आ रहे हैं, 2 बार 18 आ चुके हैं। और रणवीर सिंह दहिया INLD 7, अर्जुन अंतिल INLD 1 और विजेंद्र अंतिल INLD 6, कृष्णा गहलावत बीजेपी 22। लगता है फिर 22 लोकसभा में जो बीजेपी को फायदा हुआ राई में, वो फायदा अभी बरकरार है। और वह इसलिए भी बरकरार है कि कृष्णा गहलावत भी कोई छोटी नेता नहीं है, उनका अपना जलवा है, वो उनको बचा रहा है। सुनील सिंह चौहान बीजेपी 3, मोहनलाल 9, ओम प्रकाश पहलवान 3, रंजीत कौशिक 6 और अदर्स 9। 3 राउंड में क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं प्रदीप जी? अजय जी, टोटल क्या है? अभी कृष्णा गहलावत तो बहुत आगे चल रही है, इतने आगे हैं, वन साइडेड है कि आप जितने कैंडिडेट, कांग्रेस के 2 कैंडिडेट हैं, INLD के 4 कैंडिडेट हैं, सब टोटल कर ले उससे भी बहुत आगे है वो, उससे भी बहुत आगे तो है। अभी तक जो लेकिन इंडिकेशन जनता बोलेगी पूरा तोलेगी का सर्वे भी देखना पड़ेगा हाँ। कि वहाँ लोकदल को क्या मिल रहा है और बीजेपी को क्या मिल रहा है। लेकिन अभी तो बहुत बतौर कैंडिडेट आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है, मीलों और आगे। अगर जब कोई कैंडिडेट इस तरह से अपनी लोकप्रियता को सिद्ध कर रहा होता है तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के उसमें उनको कोई और चूंकि 2014 के चुनाव में भी इस राई विधानसभा सीट में INLD के 2009 के वोट से काफी ज्यादा वोट बीजेपी को इस हल्के में लोकसभा में, विधानसभा में नहीं, लोकसभा में पहले तो वहां से INLD MLA था ना। नहीं ऐसा है कांग्रेस को पिछली दफा विधानसभा में 42% और लोकदल 35%, पीछे लोकदल था। हज का बीजेपी अलग अलग लड़े थे, बीजेपी का कुछ ना था वहां, 3.17%। लोकसभा में भी कांग्रेस बीजेपी और इनेलो में लेकिन 33.8 और वो कांग्रेस 28.39 और लोकदल 28.4 ट्रेंगुलर रहा है। नहीं, आप मेरी और अब भी ट्रेंगुलर है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस बीजेपी को 3.1 जिसके उसमें 32% का चलिए, चौथा राउंड आ गया, 4 और 5 राउंड आने, 5वां राउंड आना बाकी है, तो 4 राउंड भी अनाउंस कर देते हैं, थोड़ा और अंदाजा लग जाएगा। मुमताज जी जरूर। अर्जुन दहिया कांग्रेस 19, अनंत दहिया 5, इंद्रजीत दहिया लोकदल 17, रणबीर सिंह दहिया लोकदल 2, अर्जुन अंतिल 3, विजेंद्र अंतिल 7, कृष्णा गहलावत 19, सुनील सिंह चौहान बीजेपी 3, मोहनलाल 13 बीजेपी से, बीजेपी को मोहनलाल का वोट प्लस कर रहा है। ओम प्रकाश पहलवान 1, रंजीत कौशिक हज का 4 और अदर्स को भी 7 वोट मिले हैं, 1680 अदर्स की वोट वैल्यू है। 4 राउंड, यहां मुझे लगता है बीजेपी को हजका की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये ऐसी सीट दिख रही है जहां हजका की जरूरत नहीं पड़ रही है। कहीं बीजेपी के उत्साह का कारण ये तो नहीं है, उन्होंने भी इंटरनल सर्वे करवाया है तो उनको लग रहा है कि 5-6% वोट हजका के हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, लेकिन एक सीट तो सैंपल नहीं बन सकती ना। ये 90 सीटों का मामला है कि आप बहुत जगह तो है ही नहीं। तो जैसे वो होता है ना कि परसेंटेज की जो वोट परसेंटेज ओवरऑल निकलता है, जब पार्टियां के निकालते हैं तो कहीं कोई कैंडिडेट 50,000 से जीता होता है, कहीं 500 से, कहीं 2,000 से, तो ओवरऑल परसेंटेज तो ज्यादा दिखता है लेकिन उस सीट में उतना नहीं कन्वर्ट हो पाता है। चलिए, परसेंटेज कई बार ज्यादा भी होती है, फिर भी पार्टियां हार जाती है क्योंकि उनके जीत की हवा नहीं होती। हजका भाजपा अगर इकट्ठे लड़ते हैं तो जीत के दावेदार गारंटी के साथ हैं, हवा है, और अलग अलग लड़ते हैं तो लोग सोचेंगे कि किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। अजय जी, आपकी राय 4 राउंड पे? एक चीज तो बताओ कि पहले जो मैं कह रहा था कि
इन लोग के चारों कैंडिडेट से मिलाकर अकेले ये कृष्णा के आगे है, तो ऐसा नहीं है जी। इन लोग के चारों मिला देते 113 बनते हैं और इनके खुद बन रहे हैं अभी तक 92। अकेले के 92। लेकिन आप हजका को क्यों नहीं जोड़ रहे फिर? नहीं, हजका को अब यहाँ पर जोड़ना छोड़ दिया, अब मैं कहीं पर हजका को नहीं जोड़ रहा, क्योंकि अब आपने भी मान लिया है जी कि गठबंधन टूट गया है। आपने भी मान लिया है कि ये तलाक तय है, केवल दरखास्त कोर्ट में फाइल होना बिल्कुल बाकी है। और मुझे लगता है कि ये दरखास्त जो है 19 की मोदी की रैली के बाद दो फाड़ होगा। अब देखो डेस्परेशन में उन्होंने एक आखिरी नहीं होता है कि प्रेमिका एक लव लेटर लिखती है कि मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ, वही लेटर उन्होंने अमित शाह को भेजा है। नहीं, उस पर चर्चा होनी है। आज कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह को लेटर लिखा और पार्टी के साथ बाकी नेताओं को उस लेटर की 3 पेज की लेटर की कॉपी भेजी, कल लिखा और आज करनाल में कहा कि अगर मेरे से अन्याय हो तो जनता मेरा साथ दे, जनता मुझे न्याय दिलवाए। तो जनता की अदालत में ऑलमोस्ट चले गए हैं, केवल उसकी घोषणा बाकी है। शायद मोदी की रैली के बाद ये घोषणा होगी। फिलहाल चौथा राउंड जी, चौथे राउंड के आपने शायद बता दिए हैं विनोद जी, और 4 राउंड्स के नतीजों के बाद हम करेंगे नापतोल इस सीट पर आखिर चल क्या रहा है। अजय जी, प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर। ब्रेक से लौटेंगे तो विश्लेषण भी करेंगे 4 राउंड्स के नतीजों का, साथ ही इन खास मुद्दों पर अपनी खास चर्चा को भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। नियत राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। नियत राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। चमके घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। मेहनत करके हरियाणा ने, मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ला रहा से, शिखर पे ला रहा से। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। खोज इंडिया का एक्सक्लूसिव सर्वे, सफीदो, बड़ौदा और जुलाना सीट का फैसला। मंगलवार सफीदो, बुधवार बड़ौदा, वीरवार जुलाना। देखिए शाम 7 बजे टिकट का हकदार। अड़े छैल छबीले छोरे, वीरा के गजब डिठोरे। एक बैजो देख ले फिर भूले ना। सै सारे के हरियाली, कण कण में से खुशहाली। इस देश की पहचान से सब तय जुदा। मारा हरियाणा, प्यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो मारा हरियाणा, प्यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, सबसे ज्यादा हुए विकास। प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा खास। सबसे कम बिजली के दाम, खेल नीति में बड़े इनाम। सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। हम सब ने अब ये ठाना है, ना पीछे कदम हटाना है। आगे बढ़ते जाना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। मारा हरियाणा, प्यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो मारा हरियाणा, प्यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद टिकट का हकदार में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। विनोद जी का रुख करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर। अगर अगले राउंड के
नतीजे हैं उनके पास, तो पहले नतीजे बताएं और फिर अपने मेहमानों के साथ हम विश्लेषण करेंगे। नतीजे भी हैं, फाइनल काउंटिंग भी है। पांचवा और आखिरी राउंड काफी इंपॉर्टेंट राउंड है और इंद्रजीत दहिया के लिए ये राउंड सबसे अच्छा है। फिलहाल अर्जुन दहिया 7 वोट 1680, आनंद दहिया 5 वोट 1200, इंद्रजीत दहिया 22 वोट 5280 टोटल, रणवीर सिंह दहिया 5 वोट 12000 और अर्जुन अतिल 3 720, विजेंद्र 5 1200, कृष्णा गहलावत थोड़ी पीछे है इस बार दहिया साहब से, इंद्रजीत से 17 वोट 4080, सुनील सिंह चौहान 0, मोहनलाल जी 11, ओम प्रकाश पहलवान 3, रंजीत कौशिक 3 और अदर्स 19। फाइनल टोटल फाइनल ये है, अर्जुन दहिया कांग्रेस टिकट के लिए पहली पसंद राय की जनता की 69 वोट, 16,560 की उनकी अपनी वैल्यू है। कांग्रेस की वैल्यू प्लस होती है तो मुकाबला होता है। अनंत दहिया आईएनसी 25 वोट दूसरी पसंद के लिए, 6000 बहुत कम है अनंत के लिए, अर्जुन के लिए काफी ठीक ठाक है। इंद्रजीत दहिया आईएनएलडी 90 वोट लोकदल की टिकट के लिए राय की जनता की पहली पसंद 21,600 अच्छे वोट। रणबीर सिंह दहिया आईएनएलडी 4,560, अर्जुन आईएनएलडी 2,880, विजेंद्र अंतिल आईएनएलडी टोटल बताऊं नंबर वोट 19 12 27 6,480, कृष्णा गहलावत बीजेपी में पहली पसंद राय की जनता की 109 26,160, सुनील चौहान 10 वोट, मोहनलाल 60 वोट, सुनील चौहान की वोट वैल्यू 2400, मोहनलाल की वोट वैल्यू 14,400, ओम प्रकाश पहलवान की वोट वैल्यू 11 और वोट वैल्यू 2640, रंजीत कौशिक हजका 20 वोट 4800 वोट वैल्यू और अदर्स को 48 मिले, यानी कि यहां भी लोग किसी अच्छे आजाद उम्मीदवार की तलाश में हैं। 48 वोट 11,520, राय में भी आजाद के लिए स्कोप बचा हुआ है। छोटी छोटी टिप्पणी फिर जनता बोलेगी पूरा तोलेगी का काम शुरू करेंगे। ओम प्रकाश पहलवान चाहे इमैटेरियल है, वो उनके टोटल 21 बनते हैं, 11 नहीं। 11 और 21 कोई अंतर नहीं पड़ता, फिर भी वो हार ही रहे हैं, रेस में नहीं है। करेक्शन कर लेंगे जी। 21 तो 21 से उनकी वोट वैल्यू लगभग 5000 हो जाएगी, वोट वैल्यू 5000 हो जाएगी। आप रिकाउंटिंग कर लीजिए ओम प्रकाश। हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी बात है, जो हजका को जो वोट मिला है वो 41 हो जा रहा है। हजका के एज ए पार्टी 41 वोट एक मतलब मायने हो जाता है। अच्छा, मतलब आप हजका का पच्चर यहाँ लगाएंगे ही लगाएंगे। हम तो देखिए हजका को अब नहीं छोड़ने वाले। आप दोनों ऐसे जज हो, मियां बीबी लड़ने के लिए तलाक के लिए तैयार बैठे हैं, आप फिर कोशिश कर रहे हो कि पेचा लग जाए, इकट्ठे हो जाए। काउंटिंग को क्लियर कर ले, कमेंट ले लेंगे। पहले राउंड में 1 वोट आया, सेकंड में 3, थर्ड में 3, फोर्थ में 1, फिफ्थ में 13। यहाँ मेरे पास 3 है। 3 है तो आपने 13 अनाउंस किया? नहीं, मैंने 3 ही अनाउंस किया। दोनों ने 13 लिखा है, आपने गलत लिखा, 11 है सर। उधर कैलकुलेटर से होती है, इधर मैनुअल होती है। जनता को पूछना पड़ेगा उन्होंने क्या लिखा। नहीं, आपने 13 बोल दिया था। इधर से आ गया, 2 लोग काउंटिंग करने वाले हैं, दोनों के पास कैलकुलेटर है। आपको दिखा देता हूँ मैं, दोनों के पास बढ़िया से कैलकुलेटर है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बिल्कुल ठीक होती है, दोनों के पास कैलकुलेटर। ठीक। और यहाँ भी कैलकुलेटर चल रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, 2 कैलकुलेटर। अब सैमसंग ये मिस्टेक्स हो जाती है, ऑन एयर सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी है और सफाई देना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल जनता बोलेगी पूरा तोलेगी का टाइम भी हो गया। जी हाँ बिल्कुल, तो जनता बोलेगी पूरा तोलेगी, ये हमारे सर्वे का दूसरा राउंड होता है। दूसरा सर्वे होता है जो सीएम के लिए होता है, विनोद जी उससे जी। जनता बोलेगी पूरा तोलेगी, इसमें देखेंगे हम मुख्यमंत्री कौन पॉपुलर है राय की जनता की नजर में और पार्टियों को क्या परसेंटेज वोट मिल रहा है। मैं काउंटिंग के लिए दे दूं, फिर मुमताज
अगर ब्रेक लेना चाहे तो ले सकते। जी जरूर, ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स तैयार हैं अपनी दूसरी जिम्मेवारी को अदा करने के लिए। लगातार राउंड दर राउंड आपको हम नतीजे बताते रहेंगे राई हल्के के, साथ ही राई हल्के की जनता का पसंदीदा सीएम कौन है, पसंदीदा पार्टी कौन है, ये साफ तौर पर हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे। पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैटों से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। खोज इंडिया का एक्सक्लूसिव सर्वे। सफीदो, बड़ौदा और जुलाना सीट का फैसला। मंगलवार सफीदो, बुधवार बड़ौदा, वीरवार जुलाना। देखिए शाम 7 बजे टिकट का हकदार। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश के दूसरे सेगमेंट जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे इस राउंड के साथ, लेकिन पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। करनाल की परिवर्तन रैली में गरजे कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी पर साधा निशाना। अगर उनके साथ धोखा हो तो जनता करे न्याय। भाजपा बीजेपी गठबंधन पर संशय बरकरार। अपनी अपनी पर अड़ी दोनों पार्टियां, लेकिन फैसला लेने में दोनों में से एक भी पहल करने को नहीं तैयार। इनालों में जारी है बगावत का दौर। जगह जगह नेता छोड़ रहे पार्टी। रानिया से कृष्ण कंबोज के बाद अब पेहुआ से बलबीर सिंह सैनी ने भी छोड़ा इनालों का दाम। नीलोखेड़ी में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल का इनेलो पर प्रहार। कहा इनेलो में मची है भगदड़। पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। 4 दिनों की ट्रेनिंग के लिए सूबे के 25 अधिकारी को बुलाया दिल्ली। ट्रेनिंग में डीएम, एसडीएम और आईजी रैंक के अधिकारी होंगे शामिल। और कुंवारी शैलजा के घर पर शव मिलने के मामले में नया मोड़। नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप। 2 महीने से नहीं मिली थी सैलरी। मौत पर सस्पेंस बरकरार। जांच में जुटी पुलिस। तो डब्बा दे दिया है विनोद जी ने खोलने के लिए राई हल्के का दूसरे सर्वे का। तमाम चर्चाओं के दरमियान लगातार वोटों की गिनती पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं और वोटों की गिनती के तमाम अपडेट्स जानने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि खोज इंडिया का सर्वे सूबे की हर सीट पर कैसे लोगों की पसंद और पार्टियों की स्थिति साफ कर रहा है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस विधानसभा से कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। जिस पार्टी के लिए ग्रीन लाइट जल रही है उसका मतलब है इस पार्टी के लिए वो सीट लगभग पक्की है, और येलो लाइट का मतलब है कि वो पार्टी वहां पर फिलहाल उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, लेकिन अगर वो पार्टी उस इलाके में मेहनत करे तो उलटफेर करने का मादा रखती है। इसके अलावा रेड लाइट का मतलब है कि उस विधानसभा सीट पर इस पार्टी के लिए खतरा है। आइए एक नजर डालते हैं। जनता ने जो बोला हमने उसे पूरा तोला। अपनी इस खास छानबीन में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी रेड लाइट में फंस गई है। रेड लाइट के मायने हैं कि जिस पार्टी के लिए रेड लाइट चली है उसका उस सीट से जीतना कांटों भरी राह है। ग्रीन लाइट आपको बताएगी कि उस विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के लिए जीत का रास्ता आसान है। येलो लाइट के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी पार्टी कड़े संघर्ष में फंसी है। ऐसी सीटों में कभी भी उलटफेर हो सकती है। ये देखिए, कांग्रेस के लिए बेरी और बादली सीट में उसे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। मतलब ये है कि इन सीटों पर कांग्रेस काफी बड़ी बढ़त बनाए हुए है और उसकी जीत पक्की मानी जा सकती है। इसके बाद देखें तो अटेली, पानीपत शहर और सोनीपत में बीजेपी को हरी झंडी मिल रही है, यानी यहां से बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान है। इनेलो को लोहारू, पलवल, पुन्हाना और संभालखा सीट पर ग्रीन सिग्नल मिला है। इसके अलावा अन्य को अभी किसी सीट से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। येलो लाइट की ओर देखें तो वो सीटें जिन पर कांग्रेस और इनेलो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं, वो सीटें हैं नारनौल, हथीन, बहादुरगढ़,
नूह, फिरोजपुर छिरका और नांगल चौधरी। जबकि वो सीटें जहां इनेलो और बीजेपी कड़े संघर्ष में फंसे हैं वो हैं कोसली, सोहना और पानीपत ग्रामीण सीट। रेवाड़ी और रोहतक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और इस सीट पर कैसा भी उलटफेर हो सकता है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र के नतीजे सबसे अलग हैं। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और नतीजे किसी के भी पक्ष में हो सकते हैं। और बात करें रेड सिग्नल वाली सीटों की तो कांग्रेस के लिए कोसली, अटेली, लोहारू, सोहना, पलवल, पुन्हाना, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, संभालखा और सोनीपत रेड सिग्नल वाली सीटें हैं। बीजेपी के लिए बादली, नारनौल, लोहारू, हथीन, बहादुरगढ़, पलवल, पुन्हाना, नूह, फिरोजपुर छिरका, नांगल चौधरी और संभालखा सीटें रेड सिग्नल वाली हैं। इनेलो के लिए रेवाड़ी, बेरी, अटेली, बादली, पानीपत शहर, रोहतक और सोनीपत रेड सिग्नल वाली सीटें हैं। अन्य के लिए सभी 21 सीटों पर रेड सिग्नल है। सर्वे टीम खोज इंडिया हरियाणा स्पेशल। जी तो हमारी खास पेशकश जारी है। ये थी अभी तक की जनता की पसंद पसंदीदा पार्टी के बारे में भी और हमारे सर्वे के जो नतीजे हैं वो हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स तैयार हैं अलग अलग राउंड्स के नतीजों के साथ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच मैं रुक करूंगी अपने दोनों खास मेहमानों का। इनेलो में बगावत का दौर जो है लगातार जारी है अजय जी, और बीजेपी कहती है कि तैयार है, हम आए, कोई आ रहा है, बड़े नेता इनेलो से आ रहे हैं तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कि बीजेपी का कैसा कल्चर हो गया है। लोकसभा में भी यही किया बीजेपी ने, कांग्रेस से जो छोड़कर गए, बीजेपी ने टिकट थमाए और सीटें हासिल की, इसीलिए बीजेपी ने शायद सीटें अनाउंस नहीं की हैं अब तक अपनी। देखो मुमताज, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बीजेपी का आरएसएस का है, इनका कल्चर है। हाँ। जब वो नेता बाहर होता है उसका कद बहुत छोटा होता है, वो किसी मायने का नहीं रहता, और जब उनके अंदर आ जाता है वो बहुत बड़ा नेता उसको कहने लगते हैं कि बहुत बड़ा नेता इनेलो से आ गया, बहुत बड़ा नेता कांग्रेस से आ गया। तो इनकी एक कल्चर है कि उसको कभी भी इमेज को बड़ा कर दे, उसको इमेज को छोटा कर दे। तो इसमें इनेलो के ऐसे कौन से नेता आ गए, राव इंजीत की तरह कोई बड़े नेता नहीं आ गए हैं। हाँ। राव चौधरी वीरेंद्र की तरह कोई बहुत बड़ा नेता नहीं आ रहा है। जो भी आ रहे हैं नेता ठीक है, लेकिन उनको बहुत बड़ा नेता कहे ऐसी बात नहीं है। तो उसमें से मुझे नहीं लगता कि इनके पास आने से बहुत बड़ा, ठीक है किसी कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा दाएं बाएं अंतर पड़ेगा, कुछ प्रतिशत का अंतर पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत ज्यादा उनके उन नेता आने से इन लोग की वोट बैंक नहीं खिसक सकती, क्योंकि इन लोग के फिक्स वोट बैंक है, जो प्रदीप जी बार बार बोलते हैं 22 से 25% उनका हर एक जगह फिक्स वोट बैंक है, वो नहीं खिसकता सकता। उसमें से 100, 200, 300 वोट खिसक सकते हैं। दैट इज ऑल। देखिए आप जो कह रही है ना कि किस तरह का कल्चर है। हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से कहा जाता है ना कि हरियाणा में भाई कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। तो ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कल्चर तो खत्म ही हो गया। जो कहते थे ना कि पार्टी विद द डिफरेंस, हमारे चाल चरित्र चेहरा अलग है, तो अब इस पार्टी में कोई मायने नहीं रह गया। उनके लिए भी सत्ता पाना, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुन ले राष्ट्रीय परिषद में, साफ है कि हमें सत्ता पाना है। और उन्होंने इसीलिए जब उन्होंने ये भी कहा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का हर चुनाव हमारे पार्टी विस्तार का एक कारण बनता है। तो इसलिए कल्चर और अब राजनीति में मत तलाशिए, वो होना चाहिए। ये तो सब लोग जानते हैं कि सुबह से शाम तक हम अपने बच्चों को बताते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, नीति शास्त्र में पढ़ते हैं कि सदा सच बोलो, सत्य बोलने से विजय मिलती है। लेकिन ये अब किताबी चीजें हो गई हैं कि जिस समाज में, जिस ढहते हुए, दरकते हुए, गिरते हुए समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ इन चीजों का बहुत त्रास हुआ है। ये भी सच है अजय जी। लेकिन क्योंकि बीजेपी का विधानसभा के लिहाज से अगर हम देखें, पहली बार लोकसभा में इतने बड़े जनाधार के साथ बीजेपी सामने आई है। कोई खास जनाधार रहा नहीं सूबे में, तो ऐसे में बीजेपी इंतजार कर रही है लगातार कि कौन इनेलो से रूठे, कौन कांग्रेस से रूठे, और फिर हम उनके जरिए अपना जनाधार। देखिए इनके पास अपना कोर था, लेकिन उनके पास इतने कैंडिडेट नहीं थे। 90 सीटों पर लड़ने के लिए उनको कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट के लिए वो उन्होंने जैसे कि समुद्र में जाल फेंक रखा है, जो फंस जाए फंस जाए। तो वो वहां पर मछली मार रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में मछली मार रहे हैं। जो बड़ी मछली फंस गई ठीक है, छोटी मछली फंसी ठीक है, जो भी फंस जाए उसको चुनाव लड़ा दे, वही स्थिति है अभी उनकी। जैसे विनोद जी कहते हैं कि वो कलेक्शन अफसर की तरह, वारंट अफसर की तरह वो जीप लेके बैठे हैं, जिसको बैठना है बैठ लो। बिल्कुल, तुक्का जो लग जाए तो तीर हो जाए, और दूध अगर फट जाए तो पनीर हो जाए, क्योंकि फटने के बाद भी नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पर रुक करते हैं हम राय हल्के की जनता का, और जानते हैं खुद जनता की जबानी की वो क्या चाहती है आखिर। आइए।
किसको वोट देना पसंद करेंगे? आप पार्टी थी भाई साहब। जी हमने मन तो बनाया था जी आम आदमी पार्टी को, लेकिन अभी उसका कोई कैंडिडेट पक्का नहीं कह रहे हैं भाई उसको वो इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अगर मौका मिला तो हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जी। हुड्डा साहब को, हम जे दुष्यंत को। चुनाव में जो मतलब बढ़िया कैंडिडेट हो, जनता की सुने और काम करे, ईमानदार हो, मेहनती हो। हम जी कांग्रेस को ही वोट देना पसंद करेंगे भी। हमारे हिसाब तो ठीक ही है भाई, पढ़ा लिखा है, सही काम करवा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह इसी ने की लाई हुई है, कोलिस्तान यूनिवर्सिटी बनवा दी। जो सा भी कैंडिडेट होगा चौटाला पार्टी का उससे देंगे। देखो एक जो कैंडिडेट बना उससे देंगे। हम चौटाला पार्टी को वोट देते हैं, हमेशा हमेशा इसको ही देंगे। हमारा कैंडिडेट पहला विजेंद्र अंतिल होगा। चुनाव में देंगे जी भारतीय जनता पार्टी को, कृष्णा का रावत को देंगे जी। कमल के फूल का लगा देंगे, जिसको पहले दिया भी इसको दे देंगे, क्या दिक्कत है? तो ये थी राय हल्के की जनता की सोच, आखिर वो क्या चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से लौटेंगे तो काउंटिंग के नतीजे भी आपको बताएंगे और तमाम अहम मुद्दों पर अपनी चर्चा को भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इस खास पेशकश के साथ। गे घेड़े ने पढ़ लो, पढ़ लिख के थम आगे बढ़ लो। बिना पढ़े इब कोई रहे ना, पाके शिक्षा शिखर पर चढ़ लो। अरे नसीब है तू आजकल बड़ी बात की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहा है। भाई जिंदगी में बदलाव दो चीजें आया करे, एक तो मेहनत और दूसरी शिक्षा। मेहनती तो हम सदाते रहे सा, हाँ शिक्षा में थोड़ी सी कमी रहा करती, क्योंकि स्कूल की महंगी फीस भरने का हमारा ब्योत तो था नहीं। बस पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करे जाया करते। पर भाई हमारी इस कमी का समाधान करे हरियाणा सरकार ने। सरकार ने हमारी मजबूरी और हमारे बड़का की शिक्षा की जरूरत समझी और प्रदेश में इसी बढ़िया योजना लागू करी कि खर्चा होने के बजाय कमाई होने लगी। अरे वाह क्यों कर नसीब भाई, आज हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और गरीबी रेखा तक नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बड़का ने हर महीने 600 रुपया का वजीफा दे रही है हमारी हरियाणा सरकार। हाँ, यह वह स्कीम है भाई जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह पूरे देश की एक अनोखी स्कीम है। देश देश में नहीं, यह स्कीम तो पूरी दुनिया में अनोखी है। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। खोज इंडिया का एक्सक्लूसिव सर्वे, सफीदो, बड़ौदा और जुलाना सीट का फैसला। मंगलवार सफीदो, बुधवार बड़ौदा, वीरवार जुलाना। देखिए शाम 7 बजे टिकट का हकदार। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। नेक नियत ते राज चला रहा, जनता में विश्वास जमा रहा। चमके घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। घना विकास करा रहा, देश में अपना नाम कमा रहा। मेहनत करके हरियाणा ने, मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ल्यारा से, शिखर पे ल्यारा से। हमारा सीएम, हमारा सीएम, हमारा सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा दिल पे छाया से। हमारा सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा दिल पे छाया से। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास।
टिकट का हकदार में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दूसरा राउंड जनता बोलेगी पूरा तौलेगी में हाजिर है हम पहले राउंड के नतीजों के साथ, और विनोद जी का रुख करेंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे आपको नतीजों के लिए। विनोद जी। मुमताज, जनता बोलेगी और पूरा तौलेगी का पहला राउंड आ गया है, और वो पहला राउंड ये बता रहा है कि टिकट का हकदार में बीजेपी जिस तरह से छक्के छुड़ा रही थी वो बीजेपी के छक्के नहीं थे, वो कृष्णा गहलावत के चौके थे। अब राउंड अनाउंस करते हैं और मेहमानों से पूछेंगे कि चौके किसके और छक्के किसके। बीजेपी को यहाँ 25 वोट मिले हैं, पहले 100 में से 25 वोट, वोट वैल्यू 6000। कांग्रेस यहाँ पहले राउंड में कैंडिडेट के सर्वे के हिसाब से कमजोर थी, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से यहाँ हुड्डा का जलवा बचा हुआ है। बीजेपी से 3 वोट ज्यादा, 28 वोट। कांग्रेस की टिकट के लेने वाले जो लोग भाग रहे हैं पार्टी छोड़ छोड़ के, कृपया एक बार गांव में झांक लें, वोट तुम्हारे साथ है, दिल टूटा हुआ है सिर्फ। 28 वोट, 6720। और आईएनएलडी ने यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। 36 वोट, 8640। हज का 7, 1680, बसपा 4, 960 और अदर्स 1, 240। दोनों मेहमानों से एक सवाल। बीजेपी की कृष्णा गहलावत टिकट का हकदार में सबसे आगे 109, यानी उनके अकेले के वोट सर्वे का लगभग 22%। देखिए अकेले के। हाँ, देखिए विनोद जी, और टोटल बीजेपी लगभग 180, यानी कि 35%, 36% के आसपास। ठीक, ये 35.8। हाँ, आसपास बोलता हूँ सर, मैं कैलकुलेटर से नहीं, आसपास इसीलिए बोलता हूँ जहां मुझे डाउट होता है कि आसपास ही है जी। तो ये तो डिजिटल लेके बैठते हैं ना। हाँ, नहीं, आपके पास समय होता है ना जी, हमारे पास समय नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए विनोद जी, अभी ये पहले राउंड का क्या कहते हैं कि रिजल्ट है पार्टियों का लोकप्रियता का, और ये 5 राउंड का रिजल्ट हमारे सामने रखा है। और 5 राउंड के रिजल्ट को थोड़ा पीछे जाकर हम मिलाएं 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास, तो आसपास ही उसके ये खड़ा होता है, जो कृष्णा गहलोत को जो वोट्स मिल रहे हैं और पूरी पार्टी को, ठीक है, लोकसभा के आसपास बैठ रहा है। बीजेपी नहीं, बीजेपी के जो सारे उम्मीदवारों को जो वोट मिल रहे हैं वो जितने उनको लोकसभा मिला है उतना परसेंटेज बन रहा है, उतना बन रहा है, यही मैं कह रहा। लेकिन यहाँ जनता बोलेगी पूरा तोलेगी में तो स्यापा हो रखा है। नहीं, लेकिन अभी तो स्यापा ये तब पता लगेगा ना कि अगले राउंड में क्या होता है। 5 राउंड क्या हो जाएंगे ये तभी मैं, चूंकि यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ जो व्यक्ति है, इंडिकेशन आ जाएगा। 3 राउंड जब आप अनाउंस करेंगे हमको इंडिकेशन नहीं, अभी आप देखिए कि कल परसों की सीट जो थी आखिरी राउंड में पलटा खा गई थी, और जैसे ये कहते हैं ना कि हर चुनाव 3 पलटा खाता है, 3 पलटे खाता तो ये हमारे यहाँ 5वां पलटा खाया जाता है और उसकी गुंजाइश बनी रहती है। तो मैं कहता हूँ कि सर्वे में अंतिम समय तक 1 वोट का मायने रहता है, इसलिए अभी हम इसी पर अपनी चर्चा को केंद्रित। मेरे पास दूसरा राउंड भी आ गया, बता दें बेहतर होगा, तो ज्यादा मजा आएगा डिस्कस करते हुए। मुमताज, समय है या ब्रेक है? जी जरूर, आप अच्छा, मैं दूसरा राउंड अनाउंस कर दूं। बीजेपी यहाँ तालाब से बाहर निकल आई है दोबारा दूसरे राउंड में 3700 वोट, 8880, 37 वोट जी, 37, 8880 वोट वैल्यू, 37% ऑफ द टोटल। दोनों राउंड मिला के 31% हो जाते हैं, और 4 कोणीय मुकाबले में 31% वोट बहुत अच्छे होते हैं। कांग्रेस 23, 5520, इंडियन नेशनल लोकदल 29, 6960, और हज का 9, 2160, बसपा 1, 240, अदर्स 0। राई में भी नोटा मिल गया है, 1 वोट नोटा। 2 राउंड और पिछला टिकट का हकदार का सर्वे। अब आप टिप्पणी दे सकते हैं, 2 राउंड से अंदाजा लग जाता है। देखिए, राउंड मैंने कहा था ना कि ये 5 राउंड में अल्टा पलटा होता रहता है। ये दूसरे राउंड में भाजपा एकदम 25 से 31% पे आ गई, सीधा 31% की बढ़त ली है, लेकिन इनेलो उससे आगे है। हाँ, इनेलो आगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण मजेदार बात दिख रही है कि कांग्रेस तो अब कह सकता हूं कि वो यहाँ पिछड़ गई है। यहाँ पर जो मुकाबला नेशनल लोकदल और क्या कहते हैं बीजेपी के बीच होने वाला, पिछली दफा जो 32 सीटें जीती थी, उस 32 को जीतने के अलावा जो उन्होंने 14, 12, 16 सीटों का जो लक्ष्य रखा हुआ है,
उनमें से एक सीट राई भी है, एक सीट बादशाहपुर भी है, यानी एक्स्ट्रा सीटें जीतेंगे तब जाके सरकार बनाएंगे। तो राई सीट पे इनेलो ने एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर जी कि ये सोनीपत है जी और रोहतक कि यहाँ के जाटों में क्या कहते हैं कि सीएम हुड्डा का है। अंतिम समय में ये भी होता है, कहा जाता है कि सोनीपत से नीचे उतरो जींद की तरफ तो वहाँ हुड्डा का असर खत्म होता जाता है और ओम प्रकाश चौटाला का असर बढ़ता जाता है। लेकिन राई जो सीट है अभी नीचे नहीं उतरती। नहीं, राई नीचे उतरती है सर, आप देखिएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो उस ज्योग्राफी में हमारे पास एक बहुत बड़ा इश्यू बाकी है। आज पहली दफा कुलदीप बिश्नोई ने हाथ जोड़कर जनता से कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे को बचा लो। किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं बताइए, किससे बचने की बात कर रहे हैं? देखिए, जो हाथ किससे जोड़ रहे हैं, जनता से जोड़ रहे हैं कि बीजेपी से अब ये भी तय करना होगा जी। अभी तक वो जो गुर्रा रहे थे 48 घंटे शाम तक का, फिर शाम भी खत्म हो गई, फिर चिट्ठी, प्रेम पत्र, और अब जनता के पास। तो ये कौन सी जनता है? क्या आप किसको बता रहे हो कि जनता के पास जा रहे हो कि बीजेपी के पास जा रहे हो? ये भी देखिए, उनका साफ साफ इशारा ये है कि बीजेपी से हमारा रिश्ता टूटने वाला है, बीजेपी हमसे धोखा कर रही है, जनता मुझे न्याय दिलवाए, यानी जनता मेरे साथ आए, मैं इलेक्शन जीतूं बिना बीजेपी के। ये वो कह रहे हैं। जी, मैं इसको कुलदीप बिश्नोई को किससे कंपेयर करूं समझ में आता है। कुछ देर पहले मैंने बोला जैसे रूठी हुए प्रेमिका मनाने की कोशिश कर रही है, प्रेम पत्र लिख रही है, पहले फोन कर रही थी, इस टाइप की बातें हो रही थी, मिलने की गुहार लगा रही थी। अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है, जैसे बार बार वो डेडलाइन देते हैं, उग्रवादियों की तरह काम कर रहे हैं। उग्रवादी पहले धमकी देते हैं, एक डेडलाइन फिक्स करते हैं, सरकार ने बात नहीं मानी तो उसको एक्सटेंड करते हैं। करेक्ट कर लो अजय जी, उग्रवादी नहीं, फिरौती लेने वाला। वही फिरौती लेने वाला और उग्रवादी तो टपका देता है। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक ये बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, नहीं अपनी बात पर अडिग रहे हैं। एक डेडलाइन दिया आपको, उनको जवाब नहीं मिला बीजेपी के टॉप लीडर्स से, खत्म करे बात को। नहीं, जवाब भी मिल गया, जवाब भी मिल गया, अमित शाह ने जवाब दे भी दिया। राजनीति में इतना गुस्सा दिखाना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हुड्डा समेत पूरी कांग्रेस सुबह मंदिरों में जाती है कि इनका तलाक कब हो। तो राजनीति में इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई ने क्या बीजेपी का ठेका ले रखा है कि बीजेपी की सरकार बनवानी है? बीजेपी उनको इज्जत नहीं दे रही है, सम्मान नहीं दे रही है, वो छोड़े बीजेपी को वो। लेकिन अकेले जाए तो जाए कहां? ये तो बीजेपी पे भी लागू होता है कि बीजेपी बेशक अति उत्साह से भरी हो, लेकिन ये बात। चलिए, आप बताइए, कुलदीप बिश्नोई को एक पत्रकार की राय में क्या करना चाहिए? मेरी राय में कुलदीप बिश्नोई को तुरंत फैसला लेना चाहिए। किस भाषा में लेना चाहिए? और तीखी भाषा में लेना चाहिए। क्या हो? और ये भाषा ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 7 सीट जीत के आई थी, जिसमें हमारी 2 सीटों की कुर्बानी भी है, जो अंदर खाते समझौता किया था, और ये जो 7 सीटें जीती हैं, इसमें हमारा योगदान है। हमारे योगदान को अगर प्रदेश से अलग कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। इसको हरियाणवी भाषा में क्या कहेंगे? हरियाणवी तो आंधी नहीं अपने अभी तो पंजाबी हरियाणवी मिला के बोल सकते हैं। इसको मन्ने बेरा है। इसको हरियाणवी में ये कहना चाहिए कि भाजपा 7 सीटें अकेले नहीं जीती, उसमें 50% हिस्सा कुलदीप का भी था, और अगर मैं वो हिस्सा वापस लेता हूं तो विधानसभा के मैदान में आपको समझ आ जाएगी और देख भी लेंगे और आप 7 कैसे जीतते थे और अब कितनी जीतते हो। हरियाणवी में यूं कहते हैं ठेठ से। तीसरा राउंड है मेरे पास, तीसरा राउंड अनाउंस कर दें? जरूर। बीजेपी 33 सीटें, चौटाला की भाषा में कहते हैं कि एक बार तोड़ के देख लो तो मैं धरती में जाओगे, अपनी हैसियत नजर आ जाएगी। तो शायद कुलदीप ये भाषा तो यूज नहीं करें, लेकिन इससे पीछे भी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से उनको गलतियां पड़ रही हैं, जिस तरह की भाषा चलती है हरियाणा में, उनको उसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हमारे ऐसे इलाहाबादी की भाषा नहीं चलेगी, जनाब आप, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ तो वही आतुक ही कर रहा है, इस टाइप ही चलेगा। ठेठ चलेगी, ठेठ में फैसला होना चाहिए, ठोक के है। बीजेपी 33, 7,920, और कांग्रेस 23, 5,520। लोकदल बीजेपी पे थोड़ा भारी पड़ रहा है, 37, 8,880। हजका 3, 720, और बसपा 2, 480। अदर्स 0, नोटा 2, 480। 3 राउंड। क्या कहेंगे अजय जी? बीजेपी टिकट का हकदार में बहुत आगे चल रही थी, अब क्या हाल है? यहाँ पर वही बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट मिला या मोदी को,
यहाँ पर वही लग रहा है जहाँ पर कैंडिडेट के नाम पर कृष्णा गहलोत को ज्यादा वोट मिल रहा था, लेकिन जहाँ मैं पार्टी उसी आई, बात पे आऊंगा जी कि बीजेपी से कृष्णा गहलोत को ज्यादा वोट मिला, तो ये मान लेना चाहिए कि जहां जहां बीजेपी के पास अच्छे उम्मीदवार होंगे, दम वाले उम्मीदवार होंगे, जो 10,000 वाले, जो अपनी हैसियत रखते होंगे वही जीतेंगे। जी हाँ, वो पार्टी के अलग से जो अपनी प्लस फैक्टर जो है, वो प्लस फैक्टर जो लेके आए, तो उनका बहुत, क्योंकि कृष्णा गहलोत तो बीजेपी और आरएसएस की जमीन से आती नहीं है जी, वो तो तमाम पार्टियों में रही है, बीएसपी में बंसीलाल जी के साथ भी रही है, हरियाणा विकास पार्टी, हाँ हरियाणा विकास पार्टी के साथ भी रही है, और मंत्री भी रही है बंसीलाल जी के मंत्रिमंडल में, तो वही बात है कि ये अपनी हैसियत भी रखती हैं और धन धान्य से संपन्न भी हैं और ये इलाके में काम भी करती हैं तमाम सामाजिक कार्य के, तो वो जो प्लस दिख रहा है यहाँ पर, जो आईएनएलडी अब तक भारी पड़ रही है। आईएनएलडी पहले उम्मीदवार के मामले में बीजेपी से पिछड़ रही थी टिकट का हकदार में, लेकिन पिछड़ रही थी 30-31 वोट से 29 वोट से पिछड़ रही थी ना, सब उनके मिला के पिछड़ रही थी। इसका मतलब जो प्लस था वो कृष्णा गहलोत को प्लस था। जी हाँ। और पार्टी के रूप में यहाँ लोकदल प्लस है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक लोकदल प्लस है। अभी हमारे पास डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 7 वोटों का डिफरेंस है, 95-102 डिफरेंस। अभी 2 पलटे बाकी। लफ्ज जीत और हार, जी हाँ। हार के भी 3 लफ्ज होते हैं और जीत के भी 3 होते हैं। हार HAR हार और जीत GET इंग्लिश में, लेकिन मतलब बदल जाता है जीत और हार का। जीत तो जीत होती है, हार तो हार JEET होता है। नहीं, उसको नहीं हरियाणा में हिंदी में तो छोटी मात्रा लगती है ना, हरियाणा में हिंदी में तो 3 ही वर्ड बनते हैं ना, JIT कर दो ना। देखिए जीतू हिंदी में तो 3 ही बनते हैं ना, जीत और हार, बिल्कुल सही है, लफ्ज उतना ही है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब बदल और इसको जाता है। अगर कविता की भाषा में कहें तो मात्रा भी बराबर है, 2 1 3 2 1 3 जो काव्य होती है। चौथा राउंड आपके कुल मिला के ये अभी तक येलो की तरफ इंडिकेशन दे रही है। चौथा और 5वां राउंड जब आएगा जब देखेंगे। फिलहाल ये सीट येलो बत्ती की तरफ इंडिकेशन दे रही है। जी हाँ, हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स लगातार अपनी जिम्मेवारी को अदा दे रहे हैं। चौथे राउंड के नतीजों का भी इंतजार है हमें और आपको सभी को, और आखिरकार ये जानना बहुत जरूरी है कि राई हल्के की जनता चाहती क्या है। लेकिन एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर फौरन लौट रहे हैं इसी खास पेशकश के साथ। अड़े छैल छबीले छोरे वीरा के गजब डिठोरे, एक बैग जो देख ले फिर भूले ना। सै सारे कै हरियाली, कण कण में सै खुशहाली, इस देश की तै शान से सब तै जुदा। मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, सबसे ज्यादा हुए विकास, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा के बना दिया हरियाणा खास। सबसे कम बिजली के दाम, खेल नीति में बड़े इनाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान। हम सब ने अब ये ठाना है, ना पीछे कदम हटाना है, आगे बढ़ते जाना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। हो मारा हरियाणा यारा हरियाणा, सबसे प्यारा लागे हरियाणा। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। देखे गे घेड़े ने पढ़ लो, पढ़ लिख के थम आगे बढ़ लो, बिना पढ़े इब कोई रहे ना, पाके शिक्षा शिखर पर चढ़ लो। अरे नसीब है, तू आजकल बड़ी बात की पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रहा है। भाई जिंदगी में बदलाव 2 चीजें आया करे, एक तो मेहनत और दूसरी शिक्षा। मेहनती तो हम सदाते ही रहे सा, हाँ शिक्षा में थोड़ी सी कमी रहा करती, क्योंकि स्कूल की महंगी फीस भरने का हमारा ब्योत तो था नहीं, बस पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करे जाया करते। पर भाई
हमारी इस कमी का समाधान करे हरियाणा सरकार ने। सरकार ने हमारी मजबूरी और हमारे बड़का की शिक्षा की जरूरत समझी और प्रदेश में ऐसी बढ़िया योजना लागू करी कि खर्चा होने के बजाय कमाई होने लगी। अरे वाह, क्यों कर नसीब भाई, आज हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग ए और गरीबी रेखा तक नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बड़का ने हर महीने 600 रुपया का वजीफा दे रही है हमारी हरियाणा सरकार। हाँ, यह वह स्कीम है भाई जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह पूरे देश की एक अनोखी स्कीम है। रे देश देश में नहीं, यह स्कीम तो पूरी दुनिया में अनोखी है। राज चला रहा जनता में विश्वास जमा रहा, नेक नियत से राज चला रहा जनता में विश्वास जमा रहा, चमके घना विकास करा रहा देश में अपना नाम कमा रहा, घना विकास करा रहा देश में अपना नाम कमा रहा। मेहनत करके हरियाणा ने शिखर पे ल्यारा से, शिखर पे ल्यारा से नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जनता बोलेगी पूरा तौलेगी में 3 राउंड्स के नतीजे आपके सामने पेश कर चुके हैं हम। चौथे राउंड का इंतजार सभी को है, आगे बढ़ेंगे लेकिन पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। करनाल की परिवर्तन रैली में गरजे कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी पर साधा निशाना, अगर उनके साथ धोखा हुआ तो जनता करे न्याय। भाजपा बीजेपी गठबंधन पर संशय बरकरार, अपनी पर अड़ी दोनों पार्टियां, लेकिन फैसला लेने में दोनों में से एक भी पहल करने को नहीं तैयार। इनालो में जारी है बगावत का दौर, जगह जगह नेता छोड़ रहे पार्टी। रानिया से कृष्ण कंबोज के बाद अब पिहोवा से बलबीर सिंह सैनी ने भी छोड़ा इनालो का दामन। नीलोखेड़ी में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल का इनालो पर प्रहार, कहा इनालो में मची है भगदड़, पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, 4 दिनों की ट्रेनिंग के लिए सूबे के 25 अधिकारियों को बुलाया दिल्ली। ट्रेनिंग में डीएम, एसडीएम और आईजी रैंक के अधिकारी होंगे शामिल। और कुमारी सैलजा के घर पर शव मिलने के मामले में नया मोड़, नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप, 2 महीने से नहीं मिली थी सैलरी, मौत पर सस्पेंस बरकरार, जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अभी तक की सुर्खियां। चौथे राउंड का इंतजार कर रहे हैं हम और आप सभी। इसी बीच अजय जी, मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर कि जय तीरथ दहिया सिटिंग एमएलए हैं राय से, लेकिन हमारे सर्वे में, हमारे बैलेट पेपर में जय तीरथ दहिया खुद नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को आगे किया है, अर्जुन दहिया को आगे किया है। क्या लगता है आपको, क्या जय तीरथ दहिया अपनी अगली पीढ़ी को प्रमोट कर रहे हैं या खुद मैदान से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात पर सस्पेंस है, डाउट है कि शायद वो इस बार ना जीत पाए? देखिए, इसमें दोनों चीज है, लेकिन सबसे पहले मुझे लग रहा है वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें जनता का विश्वास नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। एक चीज हम देखें, अगर अरुण दहिया मैदान में है तो हर एक वोटर को पता है, चाहे हमारे सर्वे में भी, कि किसके बेटे हैं वो सिटिंग एमएलए के। जरूर वहां पर उनके खिलाफ आक्रोश है क्योंकि उनका वोट इतना कम हो चुका। जो 42% वोट लेकर 5 साल पहले जीते थे, उनके बेटे को 13.80% वोट आ रहे हैं। तो मैं समझूंगा ये वोट सिटिंग एमएलए के लिए है। ऐसे में उनको पता था, तब जब वो हारने वाले हैं तो एक नया कांग्रेस के अंदर एक बहुत नई प्रथा शुरू हो गई है। आपको लग रहा है आप हार रहे हैं तो अपनी हार बचा लो, बन जाइए। हाँ, आप अपनी हार बचा लो और अपने बेटे को सामने कर दो। अगर बेटा जीत गया तो वाह भाई आपकी, अगर नहीं जीता वो तो चलो एक नई पीढ़ी प्रमोट हो गया। वही किया पी चिदम्बरम ने। पी चिदम्बरम ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, वो कार्तिक चिदम्बरम हार गए, कोई बात नहीं, चलो अब वो राज्यसभा के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे ये लग रहा है इनको पता है अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक और बता दूं, कहीं पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। अगर बात करो कांग्रेस के नेताओं की, कैप्टन अजय यादव की चर्चा थी कि गुड़गांव से वो कांग्रेस से लड़ेंगे
वो पीछे हो गए अपने बेटे के लिए टिकट मांगने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। वो हाँ। अलग बात है कि टिकट नहीं मिली, वो खुद मांगते उनको टिकट मिल जाती। उनको पता था राव इंद्रजीत के खिलाफ वो जीत नहीं सकते, तो अपने आपका हार का थप्पा क्यों ले, इसलिए अपने बेटे का नाम प्रमोट कर रहे थे। तो ये कहीं कांग्रेस के अंदर प्रथा चल गई है। आप अगर जीतने के काबिल नहीं, आपको लग रहा है संशय है, आप हारने वाले हैं, तो बेटे को आगे बढ़ा दो, एक नई पीढ़ी को राजनीति में ले आओ। प्रदीप जी, आपकी क्या राय है ये जय तीर्थ दहिया को लेकर? आपका क्या व्यू है? देखिए, इसमें मैं इस इतने बड़े फैंटेसी पे नहीं जाऊंगा कि चिदम्बरम ने कर दिया और वो कर दिया। मैं इस छोटी फैंटेसी हरियाणा की नहीं, इस फैंटेसी में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसे उदाहरण कम मिलेंगे। कौन ऐसा है भारतीय राजनीति में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करती है? राजनाथ सिंह, पंकज सिंह जी अपने दम पर नहीं, अपने दम पर नहीं। देखिए वही चूंकि अपने पिता क्या कहते हैं, पिता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं वो अलग चीज है, लेकिन अपनी टिकट हट जाए। यहाँ सवाल ये है कि खुद आप सिटिंग एमएलए और आप कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा छोरा लड़ेगा। नहीं, लेकिन ये तो अभी तय होना बाकी है ना कि ये मुझे तो लग रहा है कि इस सर्वे के अंदर जय तीरथ दहिया का भी नाम होना चाहिए। और चूंकि ये टिकट के दावेदार का सर्वे है और अगर उनका बेटा मांग रहा है तो मना किया गया ना, उनकी तरफ से मना किया गया कि हम नहीं लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा। नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि सर्वे की प्रमाणिकता के लिए उनकी इनकम्बेंसी भी तो पता लगनी चाहिए थी, टेस्ट पे डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए था। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये उचित नहीं है। नहीं तो उसमें बेटे को वोट नहीं आता, फिर बेटे को कोई वोट नहीं तो ठीक है, लेकिन वो तो पता लगता ना कि जैसे कि यहाँ हम लोग ने कई पति पत्नी को भी डाला है। चलिए इस पे फिर चर्चा करेंगे कि कोई भाग रहा है या अपने बच्चे के भविष्य को देख रहा है। फिलहाल मेरे पास चौथा राउंड है और देखते हैं इस बार लोक दल का भविष्य इस सीट पर क्या बोल रहा है। उज्जवल है चौथा राउंड बीजेपी 46%, 11,040 वोट सबसे ज्यादा। और वैसे भी दिल्ली में बीजेपी का असर है और राई से बहुत से लोग दिल्ली में काम करने आते हैं। राई विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली का जलवा बोल रहा है। राई और सोनीपत से डेली पैसेंजर काफी लोग दिल्ली आते हैं जो नेशनल पार्टी से गाड़ी भी चलती है, एक विशेष प्रभावित रहते हैं, स्पेशल गाड़ी भी है। लेकिन ये गाड़ी इस बार राई में कांग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं है। आधे वोट 23, INC 23, 5,520। और इस डिब्बे में एक बार लोकदल और कांग्रेस एक ही डिब्बे में बैठ गए बराबर। लोकदल को भी 23 वोट, 5,520। हजका 7 वोट, 1,680। बसपा का खाता नहीं खुला है और अदर्स को 1 वोट मिला है। नोटा 0। 5वें राउंड का इंतजार। 4 राउंड। ममता जी। प्रदीप जी, एक जिज्ञासा है मेरी भी और हमारे दर्शकों की भी। आप लोग माहिर जानकार हैं राजनीति के। आप लोग कृष्णा गहलावत का जिक्र कर रहे थे। अकेले अपने दम पर विनोद जी बेशुमार वोट ले रही थी वो, लेकिन बीजेपी जहां पार्टी की बात आती है तो अब तो बीजेपी की पोजीशन भी काफी सुधर गई, बराबर आ गई। साउंड हो गई। लेकिन अगर हम सिटिंग एमएलए जय तीरथ दहिया की बात करें प्रदीप जी, अगर खुद होते हमारे बैलेट पेपर में जय तीरथ दहिया उनके बेटे की बजाय, तो क्या आपको लगता है? एक आंकड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छा सा। हाँ जी, कि यहाँ पर जो टिकट के दावेदार में अदर्स को 48 वोट मिल रहा है और आपके पार्टी वाले में अब तक सिर्फ 2 वोट मिले हैं जी। तो ये एक कल्पना की जा सकती है कि जो 46 वोट है ये जय तीरथ दहिया के कमिटेड वोट हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोई मजबूत वोट नहीं है कि जो व्यक्ति से कमिटेड है वो उस बेटे को नहीं समझता होगा। अदर्स को हम मानते नहीं है। नहीं, ये तो स्पेकुलेशन की बात है। हम अभी स्पेकुलेशन पे बात कर रहे हैं। आप इसमें ये कह सकते हो कि अदर्स का वोट, क्योंकि ये सीट भी लगभग क्लोज कंटेस्ट में तो नहीं जा रही, डोमिनेट कर रही है बीजेपी की तरफ। अब तक के अगर 4 राउंड जोड़ दें ये सीट लगभग बीजेपी की तरफ जाती है। डोमिनेट कर रही है लेकिन 10,000 के अंदर वाली है। नहीं, अंदर बार भी बराबर से ही लग रहा है जैसा डिफरेंस है ना। अब हम इतना सख्त पैरामीटर करेंगे कि हमारे सर्वे में अगर 9,900 से कोई पार्टी जीत रही है तो उसमें हम रखेंगे तो उसको येलो में, लेकिन 10,000 का अंतर भी वो हम चर्चा में करेंगे। काफी अंतर होता है, जीत का अंतर होता है। नहीं, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करिए, इसको कैसे देख रहे हैं? 28 और 2। एक चीज में मैं कह रहा हूँ विनोद जी के कहने के पहले
यहाँ पर अदर्स है, इसमें छोटी छोटी पार्टियों को हमने रखा ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं की वोट हो जिसके आप चर्चा करें एमएलए की। लेकिन अगर वो छोटी छोटी पार्टियों की वोट है तो यहाँ क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पर बीएसपी अलग से है। नहीं, ये देखिए A001 और अदर्स 48। इसमें बीएसपी है, इसमें बीएसपी हमने नहीं लिखा है। नहीं तो नहीं, आप यूं हटा ली 4 2 सुनिए 7-3-10, तब भी ये 38 वोट अदर्स को जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? कौन है? कोई भी वोटर बाप को वोट देगा, बेटा को वोट नहीं देगा, ऐसा कमिटेड वोटर नहीं होता। कोई भी वोट अगर बैलेट पेपर में बाप का नाम होता तो बाप को ज्यादा मिलते। हाँ, लेकिन वो बेटा को 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उसका एक रीजन होता है। बाप 5 साल काम कर चुका है, उनका नाम हल्के में एस्टेब्लिश्ड है, बेटे को अभी एस्टेब्लिश्ड होना है। मैं भी ये मानता हूँ अभी वो फलाने का बेटा है, ये कहा जाएगा। अभी उनको वोट कम मिलेंगे, ये मैं मानता हूँ कि जय तीर्थ अगर खुद इसमें होते ज्यादा हो जाता तो उनका वोट परसेंटेज ज्यादा होता। लेकिन अगर ज्यादा भी होता तो जितना ज्यादा इस वक्त बीजेपी को आ रहा है, पार्टी के परसेंटेज में तो आ रहा है ना। चलिए जय तीर्थ को भूल जाइए, कांग्रेस तो डाउन जा रही है ना। जनता बोलेगी, पूरा तोलेंगे। आप बताइए, देखिए कांग्रेस को 4 राउंड में कितने वोट हैं? काफी कम है, तीसरे नंबर पे 97 है टोटल। तो बीजेपी से तो बहुत पीछे है ना, बहुत 141 और 97, बहुत कितना फर्क, 44 वोटों का डिफरेंस है। हाँ, तो फिर ये सीट तो लगभग कांग्रेस हारने ही वाली थी ना। नहीं, हम चर्चा कर रहे थे जय तीर्थ और उनके बेटे पर। तब ये सवाल मुझे मन में आया कि तो अगर जय तीर्थ भी होते तो वो तब भी 10% का तो फिर हमारा वो सवाल था कि बेटे को सेट करने के लिए आ रहे हैं या हार के डर से भागे, तो साबित हो गया नहीं ओपिनियन पोल से। लेकिन वो ये कोई सवाल ही नहीं है कि स्वास्थ्य का कारण हो सकता है, दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से शार्पन क्या कहते हैं कि निर्णय पे पहुंचना, क्योंकि हम लोग पूरे कल्पना और अनुमान पे सर्वे और अनुमान। चलिए 5वें राउंड का अभी इंतजार है, 5वां राउंड आता है, उसके बाद चर्चा करेंगे। मुमताज जी बिल्कुल। प्रदीप जी, जितने नतीजे अभी तक सामने आए हैं, 21 सीटें हम कर चुके हैं, 22वीं ये सीट है। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में बड़े उलटफेर होंगे या आसपास ही नतीजे रहेंगे? अगर गठबंधन टूटेगा तो बड़े उलटफेर होंगे, गठबंधन नहीं टूटेगा तो मुझे बीजेपी हजगा की सरकार की संभावना दिखती है। क्लियर दिखती है, अनुमान पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन गठबंधन नहीं होगा। अच्छा, तो गठबंधन पे भी आप अपना प्रेडिक्शन दे ही दीजिए ना। गठबंधन तो हम आज से 4 दिन पहले मैं प्रेडिक्शन दे चुका हूं कि ये तो गठबंधन गया, गठबंधन ये तो बचता नहीं है। रात मुझे रामविलास शर्मा जी से भी बात हो रही थी, उनके भी लफ्ज यही थे, क्या करें मजबूरी में, अभी आप इसको गया ही समझो। क्योंकि मैंने उनसे सीधा पूछा था कि भाई साहब सीधा सीधा बताओ, घुमाने फिराने की बात नहीं है, कुलदीप को थैंक यू कब कह रहे हो? उन्होंने बोला कि थैंक यू हुआ ही समझो। मुझे लगता है कि जो अमित शाह की स्ट्रेटजी है, पार्टी को फैलाओ, और मुझे एक दूसरी स्ट्रेटजी भी उनकी लगती है, बीजेपी की इंटरनल स्ट्रेटजी ये लगती है कि कोशिश करो 45+, लेकिन 30 से कम नहीं आनी चाहिए। और ये स्थिति सर्वे के हिसाब से लगभग बन भी रही है कि बीजेपी अकेली भी लड़ती है तो 23 से 30 के बीच सीटें ले सकती है। तो बीजेपी के पास दूसरा रास्ता भी खुला है, चौटाला का रास्ता भी खुला है, और अगर कुलदीप को अलग से कुछ सीटें आ जाए फिर मिल जाएंगे, फिर रास्ता खुला, फिर धर्म गठबंधन धर्म बाद में निभा लेंगे। यानी पोस्ट पोल अलायंस का स्कोप बीजेपी मान के चल रही है। और बीजेपी ये भी मान के चल रही है कि अहिरवाल अगर साथ दे दे तो हम 30 से कम 30 नहीं से आएंगे। प्लस भी हो सकते हैं। अगर अहिरवाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी तो 30 के अराउंड सीट हैं उस वो दोनों ऑप्शन पे काम कर रहे हैं कि जीतते एक ही ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। वो अकेले लड़ने जा रहे हैं और वो पूरी तैयारी से जा रहे हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार, और जिसके पास ज्यादा हुए नंबर ऑफ सीट ऑप्शन उन्होंने मान लिए हैं कि कोशिश करेंगे 45+, जैसे 272+ का टारगेट इंडिया में किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। और नहीं भी हुआ तो उनका इंटरनल सर्वे है कि आप 30 से कम नहीं जाओगे। इसलिए बीजेपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और एक चीज मैं सिर्फ बोलने वाला था कि जब आप बोल रहे थे कि गठबंधन बिना गठबंधन, अभी मैं ये बोल के चलूंगा, बीजेपी का भी यहाँ पर कैंपेन शुरू नहीं हुआ है हरियाणा में। तो कैंपेन नहीं शुरू हुआ है, बाकी पार्टियां देखा, भूपेंद्र सुंदर कैंपेन कर रहे हैं, येलो वाले सारे कैंपेन कर रहे हैं,
कुलदीप भी कर रहे हैं। बीजेपी का एक्चुअल कैंपेन नहीं शुरू, बीजेपी का कैंपेन होगा जब नेशनल लीडर्स यहाँ पर शुरू होंगे। कैंपेन शुरू और कर उसके चुकी बाद वो अजय जी कैंपेन शुरू कर चुकी है। कई केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी नहीं, आज भी कलराज मिश्र प्रदेश के अंदर हैं, जगह जगह। क्या करेंगे वो लोग? नहीं तो फिर किस कैंपेन की आप बात कर रहे हो? जनता के बीच में जाने, ये तो वर्कर के बीच में जा रहे हैं प्रदीप जी, ये वर्कर के बीच में जा रहे हैं। ही बीजेपी को चुनाव जीता, जनता के बीच में जाने के बाद जाएंगे, जब बड़े नेता आएंगे, जब अडवाणी आएंगे, जब राजनाथ सिंह आएंगे, जब गडकरी आएंगे, जब मोदी आएंगे, उसके बाद बीजेपी का यानी मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। बीजेपी के कैंपेन का मतलब मोदी, नो बीजेपी नहीं, मोदी आएगा तो कैंपेन, और भी नेता मोदी आ रहे हैं, बात कर रहा हूँ 17 को या 16 कब? उसके बाद देखेंगे बीजेपी का ग्राफ बढ़ना। अमित शाह भी आ रहे हैं। हम एक काम कर लेते हैं, 19 तारीख को मोदी हरियाणा में आएंगे। ठीक, देखो इंजेक्शन का असर 10 दिन में हो जाता है, लेट से लेट। 29 तारीख को हम उस सीट का अलग से सर्वे कराएंगे जहां बीजेपी सबसे कमजोर है। अब तक की 22 सीटों में जहां बीजेपी को लेस देन 20% वोट आया, हम उसका सर्वे कराएंगे। अगर वो 7% बढ़ गया, एक मिनट सुन लीजिए, अगर वो वोट 7% बढ़ गया तो मैं ये मान लूंगा कि हरियाणा में मोदी का जलवा बरकरार है, मोदी के आने के बाद वोट बढ़ रहा है। और अगर 7% बढ़ गया तो मैं ये भी मान लूंगा कि बीजेपी अकेले सरकार बना रही है। चलिए 5वां राउंड देखते हैं। लेकिन विनोद कह दो, मोदी अगर कैथल में भाषण देंगे, उसका असर आपको गुड़गांव में नहीं दिखेगा। देखिए गली गली में जाएं, दो बातें नहीं की। नहीं यार, आप नहीं गली गली में जाएं। नहीं तो दिल्ली में भाषण दे फिर भी जाना चाहिए, वो नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत लिमिटेड होता है। मोदी को एक भाषण देके हरियाणा में प्रधानमंत्री की अपील मायने रखती है, उनको 10 भाषण देने पड़ेंगे पूरा हरियाणा को कवर करने के लिए। मोदी के आने से वोट परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अभी मोदी का भी इंतजार है। और टमाटर के भाव नीचे आते हैं या नहीं आते, उसका भी इंतजार है। नेपाल से टमाटर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, उसका भी इंतजार है। विनोद जी वक्त के क्योंकि हम पाबंद है, 5वें राउंड के नतीजे एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे और आखिरकार कुल मिलाकर नतीजे क्या आते हैं राई हल्के से, वो भी जानेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। चार, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैटू से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। खोज इंडिया का एक्सक्लूसिव सर्वे, सफीदो, बड़ौदा और जुलाना सीट का फैसला। मंगलवार सफीदो, बुधवार बड़ौदा, वीरवार जुलाना। देखिए शाम 7 बजे टिकट का हकदार। देश की खातिर अन्न बचाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं। सेना में 10वां सैनिक हमारा जवान है, आधुनिकता में भी छू रहने व्यक्ति आए बढ़ा के बना दिया हरियाणा का सबसे कम बिजली के दाम, फसलों के भी बड़े हैं दाम, सबसे ज्यादा पेंशन देके बुजुर्गों का बढ़ाया मान, मनरेगा में रेट है हाई, गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, नई नई यूनिवर्सिटी लाकर शिक्षा की भी ज्योत जलाई, सबसे ज्यादा निवेश यहाँ, आधुनिकता की रेस यहाँ, पदक लाओ पद पाओ की नीति बने खिलाड़ियों के नाम यहाँ, ऐसे ही विकास कराना है, आगे ही बढ़ते जाना है, पूरे देश में सबसे आगे मेरा नंबर 1 हरियाणा है। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेती हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, हुड्डा जी का हरियाणा, सबसे आगे हरियाणा,
इस खास पेशकश के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनल नतीजों के साथ विनोद जी तैयार है। विनोद जी, आपका रुख करते हैं यहाँ पर। बताइए क्या है 5वें राउंड के नतीजे। 5वां राउंड मेरे पास है। 5 राउंड आप टिकट का हकदार के देख चुके हैं और 4 राउंड आपने जनता बोलेगी पूरा तोलेगी के देख लिए। आपको जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या लगता है 5वां राउंड किसके पक्ष में जाएगा? सीधे सीधे कह दें, ये बीजेपी की सीट पक्की अगर कृष्णा कैंडिडेट है तो रहती है। अगर वो कैंडिडेट नहीं है तो आईएनएलडी पटक के गिरा सकती है। आईएनएलडी सीट छीन सकती है। फिलहाल 5वां राउंड आज आपने सीधा सीधा कहा और जनता ने भी सीधा सीधा सुना। बीजेपी 42 वोट सबसे आगे, जैसे वो कंपेयर है ना, सबसे आगे हरियाणा, यहाँ सबसे आगे बीजेपी और उससे आगे कृष्णा गहलावत 42 वोट 10,080। आईएनसी 25 6,000। आईएनएलडी को झटका 23 वोट 5,520। हजका 5 1200। बसपा 0, अदर्स 0, नोटा 5 1200। और मैं इनकी टोटल वोट वैल्यू भी अनाउंस कर देता हूं ताकि हम सीट को अच्छे ढंग से एनालाइज कर सकें। बीजेपी 183 वोट वैल्यू के हिसाब से 43,920। वैसे प्रदीप जी, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी प्लीज। हरियाणा में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं ना, उनका एक अपना सर्वे होता है, अपना फार्मूला सर्वे का। वो पहले ये गिनते हैं कि मेरे को मिनिमम वोट कितने आ सकते हैं। कहते हैं जी मेरे मिनिमम इस हल्के में 35,000 वोट है। सामने वाले उम्मीदवार के देखते हैं, फिर फटने वाले उम्मीदवारों के देखते हैं। 5 के गिन के अपने 35,000 को बाकियों से 1,000 ऊपर रखते हैं। बोलो उसके 34 हैं और मेरे 35 हैं। ये उनका इंटरनल सर्वे है। हर उम्मीदवार से उंगली से पूछ लो भाई क्या हाल है तेरा, बोला 35,000 तो मेरे वोट बाकी पक्के, बाकी 2 रैलियों का तड़का लगना है। अब यहाँ देखते हैं किसकी रैली से किसको तड़का लगेगा। फिलहाल 43,920 वोट बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी से लगभग 14,000 14,500 वोट पीछे। कांग्रेस तो रेड लाइट में जा रही है। 122 वोट। अजय जी, हमारा मैथमेटिक्स आज ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए। 122 वोट जी 29,280। और लोकदल 148 वोट 35,520। 8,400 वोट बीजेपी से लोकदल पीछे। इस सीट को येलो में रखें या ग्रीन में रखें? फार्मूला तो येलो का है। फार्मूला तो येलो का है और येलो में ही रखिए। लेकिन यहाँ जो संकेत है, संकेत है, चूंकि आईएनएलडी, चूंकि आपने पहले ही कहा कि ये दहियाओं की राजधानी है, तो क्या कहते हैं कि ये देखने की बात भी होगी कितना कंसोलिडेट करती है कि वो अपने जाट नेतृत्व को छोड़ रहा है। यहाँ का जाट, ये भी एक अंतर्निहित सवाल है। चाहे ओम प्रकाश चौटाला हों, आईएनएलडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर वो जाट नेतृत्व को यहाँ पर छोड़ रहा है तो ये रिजल्ट, मतलब बीजेपी ये सीट उसी सूरत में निकालती है जब उसके पास अच्छा कैंडिडेट जी। अगर कैंडिडेट कृष्णा गहलावत नहीं है तो मुश्किल, तो ये सीट बेदक के चौटाला की तरफ जा सकती है। इसको हम येलो में रखेंगे। हजका 31 7,440। बीएसपी 7 1,680। अदर्स 12,200। अदर्स टोटल 2 480। और नोटा 8 1920 नोटा जी। मेरे पास मुख्यमंत्री के भी रिजल्ट हैं, अनाउंस कर दूं? बताइए दीजिए, फिर इस पर चर्चा कर लेंगे। बात चर्चा तो पब्लिक ने कर ली। कृष्णा गहलावत के यहाँ तो मिठाई पहुंच गई होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिठाई नहीं भी पहुंची हो, फोन पहुंच गए होंगे, सीटी तो बजी गई होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर चीफ मिनिस्टर राय की जनता की पहली पसंद 123 के साथ, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला से थोड़ा पीछे। 29,520 वोट वैल्यू। ओम प्रकाश चौटाला 148। 35,000 जितने वोट कैंडिडेट को मिले हैं, जितने पार्टी को नीचे ऊपर एक ही हिसाब। इसका मतलब मैच कर गया कि इनेलो के उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलता, ओम प्रकाश चौटाला को वोट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें उम्मीदवार का अपना कुछ प्लस नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि नेगेटिव साइड में ये देखें कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जब मैदान में नहीं रहेंगे कैंपेन करने के लिए, उनका वोट कम हो सकता है, नीचे जा सकता है, क्योंकि ये
फिक्स है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। हर एक 3 सर्वे में 148 फिक्स है। ये अगर ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर है, जो मैदान में नहीं होंगे, कैंपेन नहीं करेंगे, ये वोट ओम प्रकाश चौटाला हिसार में भी मैदान में नहीं थे, दुष्यंत जीत के आए, 2 पोते तो दे दिए उन्होंने, दिग्विजय दे दिया, दुष्यंत दे दिया, तीसरा भी तैयार है, करण जी, करण अर्जुन भी तैयार है। चलिए, पर उनको सिरसा तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। मैदान में ना से मैदानता से कंट्रोल कर लेते हैं, मैदानता से कंट्रोल करते हैं। वाह, वेरी गुड मुमताज। ओम प्रकाश चौटाला 148, 35,520। राव इंद्रजीत सिंह 0, वोट नहीं आया राई में। राव साहब राई चक्कर लगाइए। रामविलास शर्मा 16, 3,840। अरे कुलदीप बिश्नोई को रानिया अपना राई में वोट मिल रहे 31, 7,440। 31। देखिए विनोद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी यहाँ पार्टी में भी 31 है, तीनों जब फिक्स है, तीनों उनका 31 आया है। ये देखिए, मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि इतना % वोट तो उनका पक्का है, एश्योर्ड है, इससे बढ़ सकता है। हाँ, ये देखिए ना, तीनों में 31, 6.20% उनका वोट बैंक पक्का है। सारे हरियाणा से यही एवरेज आ रही है। हाँ। बीएसपी से थोड़ा ऊपर, है ना, लेकिन 9% से औसतन कम। खेल बिगाड़ दे इनका, खेल बनेगा, लेकिन बिगाड़ दे इनका खेल। लेकिन इंटरेस्टिंग, अगर बीजेपी से कॉम्बिनेशन बनता है तो 21, 7, 38 तो सफाया है सर। चलिए, आदर्श 54, 12,960। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इनेलो वाले भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कांग्रेस वाले भी प्रार्थना करते हैं। आदर्श यहाँ 48 है। ये रिश्ता जितनी जल्दी टूटे, शेरो शायरी की टर्म में तो मुमताज बता ही दो भाई कुछ हो तो। नहीं, अभी जाते आते बताएंगे अभी। आखिरी नोटा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 128। पूरे हरियाणा से एक ट्रेंड आ रहा है मुख्यमंत्री के मामले में, 30,720। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि अब कुछ नाम और एक्सप्लोर करके नई पीढ़ी के नाम डाले जाएं इसके अंदर। अब अगला सर्वे कराएं तो नरेंद्र मोदी का तो डाल नहीं सकते, प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, दीपेंद्र का डाल सकते हैं, अशोक तंवर का डाल सकते हैं, करण अर्जुन का डाल सकते हैं, जो ये नई पीढ़ी आ रही है, भव्य बिश्नोई का डाल सकते हैं, रेणुका का डाल सकते हैं। तो ये जो सेकंड राउंड की पीढ़ी है, इसका नाम डाल, ये वही पुरानी जो पार्टियां हैं उन्हीं के बच्चों के नाम क्यों, नए अच्छे लोगों के नाम क्यों नहीं? तो मेरा सवाल है कि नए लोग आए तो स्थापित पार्टियों के क्यों नहीं? यहाँ तो जो सियासी घराने, उससे बाहर आपके राज्य की राजनीति नहीं जाती है, तो इसको तोड़ने का कब प्रयास हुआ? रघु यादव करते हैं तो थोड़ा वो क्या बोलते हैं कि वोटों से सोचेंगे। प्रदीप जी, सर्वे की बड़ी कॉस्ट होती है, हमें तो कास्ट से मतलब नहीं, हमें तो विचार देने से मतलब होता है। फिर भी कास्ट की आप चिंता करो, मोदी के बाद आने के बाद एक सर्वे छोटा सा और जरूर कराना चाहिए। आप बिल्कुल करवाएंगे, आपने कहा तो जरूर करवाएंगे। जी, मैंने ऐसे बोला था क्योंकि आने से प्रभाव बढ़ेगा, और मैं मानता हूं कि प्रभाव जरूर बढ़ेगा। चलिए, अगर 7% बढ़ा तो हम मान लेंगे कि मोदी की सरकार, तो बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए। जी, चलिए विनोद जी, अजय जी और प्रदीप सौरभ जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इन तमाम खास और आम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। तो राई हल्के का सर्वे हमने आपके सामने आज पेश किया और बताया कि आखिरकार राई हल्के की जनता की चाहत क्या है, वो किसे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, कौन है उनकी पसंदीदा पार्टी और कौन है उनके दिल में बसने वाला मुख्यमंत्री। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, अगली बार सूबे के किसी और विधानसभा क्षेत्र के सर्वे के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार। चार